हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। होप सो बहुत अच्छे हैं, आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को सी एडवांस काउंट की सितंबर 24 अटेम्प्ट के लिए आरटीपी कवर कराऊंगा। हम लोग क्या कवर करेंगे सर? आरटीपी अटेम्प्ट कौन सा है सर? सितंबर 24। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। 5 अगस्त से मैं अपने इसी चैनल पे ना आईसीआई का स्टडी मटेरियल बैच लेके आऊंगा एडवांस काउंट का। सर एक बार दोबारा बोलना। हाँ जी, मैं 5 अगस्त से इसी चैनल पे सी एडवांस काउंट का स्टडी मटेरियल बैच लेके आऊंगा। सर ये जो बैच है इसकी फी क्या है और कवरेज क्या रहने वाली, मैं आपको बता दूं। इस बैच की कोई फी नहीं है, ये बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और मैं अपने इसी चैनल पे सर इस बैच को लेके आऊंगा। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल का लिंक अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करना है और इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में आपने सबको बताना है। सर कवरेज क्या रहने वाली है मैं आपको बता दूं। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के एडवांस अकाउंट में सर जितने भी आपके इलस्ट्रेशन है सारे कवर कराऊंगा। सर सारे मतलब ऑल एएस चैप्टर। हाँ जी सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। जो लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं ना हर चैप्टर के लास्ट में, मैं वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कवर कराऊंगा। इतना ही नहीं, एमसीक्यू भी कवर कराऊंगा। इतना ही नहीं, आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराऊंगा। बस आपने क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को अब सब दोस्तों के साथ शेयर करना है और 5 अगस्त से सर हम लोग इस बैच को स्टार्ट कर देंगे। ठीक जी सर। सर अर्लियर अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। उसका उसकी जो आपका प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सर जिस भी अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी का कोई क्वेश्चन देखना है सर, आप उस प्ले लिस्ट के थ्रू सर जाके अटेम्प्ट सेलेक्ट करके सर क्वेश्चन देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपने क्या करना है सर, आपने ना कॉपी पेन लेके बैठना है, क्योंकि मैं ना कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं। तो आपने क्या करना है सर, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको लगे आप उसे नोट कर सकते हैं। ठीक जी सर। सेकंड, आपने ट्राई करनी है कि सर ये जो आरटीपी है ना इसकी आपके पास हार्ड कॉपी हो। सर अगर अभी आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो प्लीज आप ना इसका प्रिंट आउट ले लें। मैं एक काम करता हूं, ये जो अपनी आरटीपी है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक जी सर। इतना ही नहीं, जितने भी सर आपके इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं मैं सारे के सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं। और 5 अगस्त को जो बैच आ रहा है, पहले सर 5 अगस्त को कौन से एएस या चैप्टर कवर होंगे, 6 अगस्त को सर कौन से एएस या चैप्टर कवर होंगे, मैं सारी इंफॉर्मेशन सर अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। ठीक जी सर। सर हमें ये आरटीपी एक साथ देखनी चाहिए या सर चैप्टर वाइज देखनी चाहिए? मैं आपको बता दूं, अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको ये आरटीपी एक साथ कंप्लीट देखनी चाहिए। ठीक जी सर। अगर आपका एक बार भी सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपका सिलेबस अभी सर रनिंग वे में है, ठीक, तो आप क्या करेंगे सर, जो भी चैप्टर आप कवर कर रहे हैं सर उस चैप्टर की का रिस्पेक्टिव क्वेश्चन सर आप चैप्टर खत्म करने के बाद इस आरटीपी से देख सकते हैं, आप अपनी टाइम स्टैम्प बना सकते हैं। ठीक जी सर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सर पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन सर आपका जो है ये है आपका केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है। ठीक जी सर, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। हमें सर केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू कैसे हैंडल करने चाहिए? देखिए बेटा, सबसे पहले बता हमें क्या करना चाहिए, हमें ना क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। एमसीक्यू सर कैसी बातें कर रहे हैं, अगर हम केस सिनेरियो नहीं पढ़ेंगे तो सर हम क्वेश्चनों का आंसर कैसे देंगे? मैं ये कह ही नहीं रहा कि आपने अभी आंसर देना है। देखिए होता क्या है, ये सर अगर आप देखेंगे केस सिनेरियो थोड़ा छोटा केस सिनेरियो है। कई बार ना केस सिनेरियो बहुत बड़ा होता है और उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसके रिगार्ड में एमसीक्यू पूछे नहीं जाते हैं। अब हम सर उन इंफॉर्मेशन को सर बड़ी गहराई से पढ़ते हैं। फिर क्या होता है सर, जो भी ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं, जो भी स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, जो सर हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं सर, उसके ना मल्टीपल इंपैक्ट हो सकते हैं। तो हम हर इंपैक्ट के बारे में सोचते हैं तो सर अपना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आपने क्या करना, पहले सर एमसीक्यू पढ़ने हैं। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसका आंसर साथ में दीजिए। हम आंसर क्या करेंगे सर, देखिए पहला स्टेप क्या रहेगा, हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। सेकंड स्टेप क्या रहेगा सर, फिर हम लोग केस सिनेरियो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, दोबारा एमसीक्यू पे आके आंसर देंगे। ठीक जी सर। क्योंकि सर जब मैं एमसीक्यू पढ़ के ना केस सिनेरियो पढ़ूंगा ना, तो जो भी एमसीक्यू में पूछा गया सर मैं उसी के एंगल से सर क्या करूंगा सर, इसके बारे में सोचूंगा, इसके बारे में सर आंसर ड्राफ्ट करूंगा। ठीक जी सर। आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला ए पॉइंट, हाउ मच रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज बाई कंपनी एज ऑन 31 मार्च 24? देखिए सर, क्वेश्चन ने पूछा है कि 24 में आप कितनी रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, 31 मार्च 24 को आप कितनी रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब सर क्या है कि ये जो रिवेन्यू की बात कर रहा है सर, या तो AS9 अप्लाई होगा या AS7 अप्लाई होगा। ठीक जी सर।
हाउ मच रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज बाय द कंपनी इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। इसका मतलब सर क्या है कि जो रिवेन्यू है वो कहीं ना कहीं सर 2 ईयर के लिए आई है, क्योंकि उसने अगले साल भी सर अपने से रिवेन्यू मांगी। ठीक जी सर। थर्ड, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग क्या होगी? सर ट्रेड डिस्काउंट को जनरली सर क्या किया जाता है, सर जो भी अपनी रिवेन्यू होती है उसमें से रिड्यूस किया जाता है सर, उसे अलग से ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन मैं इसका भी आंसर नहीं दूंगा सर, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ठीक जी सर। इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू डू एनी अकाउंटिंग फॉर 1 ईयर वारंटी प्रोवाइडेड बाई इट। सर कंपनी को क्या कोई वारंटी वगैरह प्रोवाइड करनी है? ठीक, देखिए सर वारंटी की अगर हम बात करें तो उसका प्रोविजन अपना AS29 में बनता है, तो कहीं ना कहीं AS29 की बात कर रहा है। ठीक जी सर। अब जब भी मैं सर केस सिनेरियो पढ़ूंगा तो मेरे माइंड में सर 4 क्वेश्चन चल रहे होंगे। रिवेन्यू 24 में कितनी रिकॉर्ड करनी है, रिवेन्यू 24-25 में कितनी रिकॉर्ड करनी है, ट्रेड डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट होगा, और वारंटी का प्रोविजन क्या होगा, मतलब वारंटी के बारे में बात कर रहा सर, वारंटी की अकाउंटिंग क्या होगी। ठीक जी सर। चले हाँ जी आइए अब पढ़ते हैं सर क्वेश्चन। सुमन लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सर सुमन लिमिटेड बिजनेस में है मैन्युफैक्चरिंग के। किसका मैन्युफैक्चरिंग करती है सर? वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का। ठीक है। एंड सेलिंग दीज एट वेरियस आउटलेट, और सर उन्हें बेचती भी है। मतलब सुमन लिमिटेड क्या करती है सर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चर करती है और उन्हें सेल करती है। ठीक जी सर। इट प्रोवाइड इंस्टॉलेशन सर्विस फॉर द इक्विपमेंट सोल्ड। सर जो इंस्टॉलमेंट जो इक्विपमेंट इसने सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया सर, उसकी इंस्टॉलेशन सर्विस भी प्रोवाइड करती है। दोबारा बताना सर। देखिए सर जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बिकेगा ना, उसको इंस्टॉल करने की सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो सर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं सर 2 चीजें होगी, एक आपका सेल ऑफ इक्विपमेंट, दूसरा सर आपका इंस्टॉलेशन सर्विस। ठीक जी सर। एंड ऑल्सो प्रोवाइड फ्री 1 ईयर वारंटी ऑन ऑल द सोल्ड प्रोडक्ट। देखिए सर अगर हम प्रोडक्ट बेचते हैं ना तो और सर वारंटी देते हैं, तो सेल ऑफ प्रोडक्ट अपने आप में सर पास्ट इवेंट हो जाता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है सर, इसका प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है। और ये जो प्रोविजन क्रिएट होता है सर, ये आपका प्रोविजन क्रिएट होता है एज पर AS29। ठीक जी सर। चलिए, बीच रिसोर्ट आर लीडिंग रिसोर्ट इन द सिटी। ठीक है। इट परचेज 5 एयर कंडीशंस फ्रॉम सुमन लिमिटेड। मतलब सर हमसे उसने AC परचेज किया, हम सुमन लिमिटेड है। ठीक जी सर। फॉर इट्स रिसोर्ट सुमन लिमिटेड सोल्ड 5 AC टू बीच रिसोर्ट, जो हमारा कस्टमर 45,000 ईच। सर हमने क्या किया, 5 AC सेल किए, 45,000 का एक है। ठीक है जी सर। विच इंक्लूड इंस्टॉलेशन फी ऑफ 1,000 फॉर ईच AC। सर जिसमें आपका 1,000 किसका अमाउंट इंक्लूड है सर, इंस्टॉलेशन का। तो सर अगर सेल ऑफ AC की बात करें तो सर आपका 44,000 का सेल ऑफ AC आ गया। ठीक जी सर। द कंपनी ऑल्सो ऑफर 1 ईयर वारंटी फॉर एनी रिपेयर एटसेट्रा। तो सर इस रिपेयर के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक जी सर। एज पर द प्रोविजन ऑफ AS29। ठीक। द कंपनी ऑल्सो ऑफर्ड ₹500 पर AC एज ट्रेड डिस्काउंट। ठीक सर। कंपनी ने क्या किया, AC के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब सर 44,000 के ऊपर 500 का ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सर हमेशा हम क्या करते हैं, सेल प्राइस में से रिड्यूस करते हैं। तो 43,500 का सर हमने AC बेचा है और 1,000 की सर इंस्टॉलेशन सर्विस दी। ठीक जी सर। आगे देखिए क्या लिखता है। बीच रिसोर्ट प्लेस्ड ऑर्डर ऑन 15 मार्च 24। सर जो कस्टमर है उसने हमें ऑर्डर कब दिया, 15 मार्च 24 को। और जो पेमेंट हुई सर, मेड पेमेंट ऑन 20 मार्च। देखिए सर हम रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, जब रिस्क एंड रिवार्ड अलोंग विद सर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, और सर साथ में देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन एंड कंसिडरेशन। सर यहाँ तो आपका कलेक्शन आ ही गया, तो अनसर्टेनिटी कोई बात ही नहीं है। ठीक। द AC वर डिलीवर्ड ऑन 27 मार्च। अब ये देखिए सर आपका हम रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे सर, जब रिस्क एंड रिवार्ड अलोंग विद टाइटल ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर। ठीक है। ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। रिस्क एंड रिवार्ड सर जनरली गुड्स का कब ट्रांसफर होता है सर, जब हम लोग डिलीवरी कर देते हैं। ठीक जी सर। तो 27 मार्च को सर डिलीवरी हो चुकी। ठीक। एंड द इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीट ऑन अप्रैल 5। अब ये देखिए सर जो इंस्टॉलेशन का काम है सर वो नेक्स्ट ईयर हुआ है। वो कब हुआ, नेक्स्ट ईयर। तो इंस्टॉलेशन की जो रिवेन्यू नेक्स्ट ईयर 24-25 में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक जी सर। अब 5 AC की अगर रिवेन्यू की बात करें तो 43,500 सर ये हम कब रिकॉर्ड करेंगे, 23-24 में। और सर आपका 5 इंस्टॉलेशन जो हुई है सर 1,000 के हिसाब से, ये हम रिवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, 24-25 में। ठीक है जी सर। अब देखिए सर क्वेश्चन पढ़िए। अब जब हम लोग सर क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं अपने माइंड में क्या चल रहा था कि अच्छा ये क्वेश्चन, मतलब जब हम लोग केस सिनेरियो पढ़ रहे थे, फिर से मेरी बात सुनना, जब हम MCQ पढ़ के केस सिनेरियो पढ़ते हैं ना, तो अपने माइंड में चल रहा होता कि हमें इस एंगल से आंसर देना। ठीक जी सर। देखिए मैंने आंसर ही तैयार कर दिए हैं। हाउ मच रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी एज ऑन March 31, 24। सर सिर्फ AC बिके हैं तो 5 × 43,500
सर आपका 217,500। ऑप्शन सेकंड, हाउ मच रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज बाय द कंपनी इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। 24-25 की बात करें तो सर आपने इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइड की है, सर 5,000 आंसर आ गया। ठीक जी सर। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट, सर हम इसे क्या करेंगे सर, रिवेन्यू में से रिड्यूस कर देंगे। ठीक, द सेम विल बी रिकॉग्नाइज सेपरेटली, नो, द ट्रेड डिस्काउंट आर डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग द रिवेन्यू। ये लो जी, आंसर मिल गया। ठीक जी सर। इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू डू एनी अकाउंटिंग फॉर 1 ईयर वारंटी, बिल्कुल सर, उसे क्या करना पड़ेगा सर, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नो, as there exists a present obligation to provide warranty to customer for 1 year, the company should estimate the amount that it may have to incur considering various factors including past trend and create a provision। सर आपका ऑप्शन 2 आ गया। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। As per AS2 inventory include material awaiting use in the production process, what should be included in the inventory from the following। सर इन्वेंट्री में इसमें क्या क्या आएगा। सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल, देखिए पैकिंग मटेरियल ना सर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। सर जो प्राइमरी होते हैं वो आपके नेसेसरली होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर सर हम लोग कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, तो सर अब कोल्ड ड्रिंक के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा सर, बोतल या कैन देनी पड़ेगी। ठीक ठीक है, तो सर वो आपका प्राइमरी है, एसेंशियल मटेरियल, तो सर वो हमेशा इन्वेंट्री कॉस्ट में आएगा। सर सेकेंडरी जो पैकिंग मटेरियल होते हैं सर वो आपके एक तरीके से सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप के खर्चे होते हैं। सर वो आपका जैसे मान लो हमने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक की सर बोतल है, अब 10 बोतल का सर एक पैक बनाया और सर उसे एक पैकिंग मटेरियल में सर पैक कर दिया, तो सर ये आपका डिलीवरी के लिए सर एक तरीके से खर्चा है। सर ये आपका नेसेसरी खर्चा नहीं होता, इसलिए हम इसे कैपिटलाइज नहीं करते। अब देखते सर क्वेश्चन किस एंगल से पूछा गया है। इन्वेंट्री में कौन सा मटेरियल आएगा। ठीक, सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल नो, स्पेयर पार्ट सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट नो, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल विच इज एसेंशियल टू ब्रिंग एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री टू बी इट्स सेलेबल कंडीशन, फॉर एग्जांपल बोतल, कैन एटसेट्रा इन केस ऑफ फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। बिल्कुल ठीक है सर। चले जी सर, आपको मैंने ये बैच के अंदर भी करा रखा, पैकिंग मटेरियल के ऊपर स्पेशली मैंने पॉइंट आपको लिखवा रखे, और फास्ट ट्रैक बैच में भी इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा। ठीक, चलिए आगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आगे। सर क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन सर आपका AS2 का क्वेश्चन है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने हेडिंग गलत लिख दिया, एप्लीकेबिलिटी ऑफ AS, सर AS2 का क्वेश्चन है। ठीक जी सर, पढ़िए क्वेश्चन। Kirti Limited is in the business of manufacturing computer. During the year ended 31st March 24, the company manufactured 550 computer. ठीक है, it has the policy of valuing finished stock of goods at a standard cost of rupees 1.8 lakh per computer। सर वो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉलो करके फिनिश गुड्स की कॉस्ट आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, द डिटेल ऑफ द कॉस्ट आर एज अंडर, सर रॉ मटेरियल कंज्यूम सर कॉस्ट का पार्ट आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर सर कॉस्ट का पार्ट आ जाएगा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड सर कॉस्ट का पार्ट आ जाएगा, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में सर अगर आप देखें इंटरेस्ट है, देखिए सर इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट हम लोग एज पर द प्रोविजन ऑफ AS16 करते हैं। ठीक जी सर। सर AS16 के अकॉर्डिंग सर आपकी इन्वेंट्री भी क्वालिफाई सेट हो सकती है, लेकिन एग्जाम पर्पज के लिए सर अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं कर रखा तो हम लोग इन्वेंट्री को क्वालिफाई नहीं मानते, तो सर हम यहाँ से क्या करें, इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस करते हैं। ठीक जी सर। अब सर जो 190 लाख कॉस्ट अपनी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की, सर इसे हम कैसे एलोकेट करते हैं, सर इसे हम एलोकेट करते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन के हिसाब से। ठीक जी सर, क्वेश्चन में सर नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं दे रखा तो हम लोग ये मान के चलेंगे ये नॉर्मल प्रोडक्शन है। ठीक जी सर, तो 190 डिवाइड बाई 550, सर आपका रिकवरी रेट जो आएगा 34.34 लाख आ गया, इंटू आपका 550 सर। ठीक जी सर, एक्चुअल प्रोडक्शन उतना ही है, तो 190 सर कॉस्ट हम कंसिडर कर लेंगे, 400 प्लस 250 प्लस 150 प्लस 190, सर 990 कॉस्ट आ गई, डिवाइड बाई 550, तो सर 1.8 लाख आपका कॉस्ट पर कंप्यूटर आ गया। और हम यहाँ पे सर कुछ बातें लिखेंगे, एक तो लिखेंगे सर फिक्स ओवरहेड के बारे में। ठीक जी सर, आपने देखा होगा कि मैंने 550 से पहले डिवाइड किया, फिर 550 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया सर, जब मैंने 550 से डिवाइड किया ना, ये मैंने एक्चुअली नॉर्मल प्रोडक्शन मान के सर इसे डिवाइड किया। ठीक जी सर, क्योंकि क्वेश्चन में सर नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं दे रखा, अगर नॉर्मल प्रोडक्शन सर अलग होता तो हम लोग क्या करते सर, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है सर उतनी कॉस्ट को सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट मानते और बाकी से जो कॉस्ट उसे पिनल फॉर्म में चार्ज करते। ठीक जी सर। सर जब भी हम फिनिश गुड्स को सर स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से वैल्यू करते हैं तो हमें क्या करना होता है सर, हमें ना सर जो भी कॉस्ट है सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगा के सर उसे सिंक्रोनाइज करना होता है सर। ठीक जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका AS3 का क्वेश्चन है, और इंस्टीट्यूट ने सर यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ कर रखी, करेंगे बात उसके ऊपर। ठीक जी सर, आइए। P Limited, a non-financial company, has the following entries in its bank account. It has sought your advice on the treatment of the same for preparing cash flow statement. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं सर, आपने AS3 के कंटेक्स्ट में सर डिस्कस करना है। लोन एंड एडवांसेस गिवन टू दी फॉलोइंग एंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन देम। सर सप्लायर को अगर हम लोन देते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एम्प्लॉय सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सब्सिडरी सर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक जी सर। इन्वेस्टमेंट मेड इन सब्सिडरी
डब्ल्यू लिमिटेड एंड डिविडेंड रिसीव्ड सर आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड सर आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंश्योरेंस क्लेम मिला सर हमें अगेंस्ट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बाय फायर। देखिए अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सर लॉस्ट होती फायर में और उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस क्लेम मिलता सर, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगी एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक जी सर, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक जी सर। सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने क्या कर रखा सर, 4 पॉइंट में ना सर हेडिंग दोबारा लिख दिया, सोल्यूशन नहीं लिखा। मैं एक बार स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, ये देखिए सर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बाय फायर। ठीक, ये सर आप लिख लेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक जी सर, अलग से सर हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में दिखाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते सर। ये क्वेश्चन आपका AS4 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ना AS4 के एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं। ठीक जी सर, देखिए AS4 ये कहता है कि बड़े सारे ऐसे इवेंट होते हैं जो बैलेंस शीट डेट के बाद होते हैं और रिपोर्टिंग डेट से पहले होते हैं। अब उन इवेंट का क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए बेटा, ये जो AS4 है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे आपको AS4 का ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा ना, तो फिर आपको AS4 में ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सर AS4 का ऑब्जेक्टिव पता क्या होता है सर, जो एंड यूजर होता है ना, उसके पास इंफॉर्मेशन कब पहुंचती है, रिपोर्टिंग डेट के बाद। जैसे सर मान लो यहाँ पे अपना 1 अप्रैल 23 है, 31 मार्च 24 है और ये 31 जुलाई 24 है। ठीक जी सर, अब सर 31 मार्च 24 की इन्फॉर्मेशन कब पहुंचेगी सर, 31 जुलाई के बाद। इसका मतलब सर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो 31 मार्च की इन्फॉर्मेशन आएगी, तो बीच में सर जो घटनाएं घटी हैं सर वो तो गायब होगी। अब सर कहीं ना कहीं उनको हमें कवर करना है। अब उनको कैसे कवर करना सर, AS4 ये कहता है कि अगर कोई भी इवेंट होता है बैलेंस शीट डेट के बाद रिपोर्टिंग डेट से पहले, आप चेक कीजिए कि उस इवेंट के अगेंस्ट क्या कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे। आंसर इज यस, तो वो एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा, आपको रिस्पेक्टिव आइटम एडजस्ट करनी। ठीक जी सर। सर कोई कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती थी, फिर आपके लिए क्या बनेगा, नॉन एडजस्टेबल इवेंट बनेगा। आपको उसे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सर जो डिविडेंड है वो सर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सर जाकर डिक्लेयर होता है, जब अकाउंट अप्रूव होते हैं तो सर प्रपोज होता है, बाद में सर AGM में डिक्लेयर होता है। ठीक जी सर, तो सर जो डिविडेंड है वो आपका प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है, इसलिए सर वो नॉन एडजस्टेबल इवेंट है, लेकिन सर उसे हमें नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करना होता है। प्लीज ध्यान देना, उसे सर डायरेक्ट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करते, कहां डिस्क्लोज करते हैं, नोट्स अकाउंट में। ठीक जी सर, तो जब भी सर आपका AS4 का क्वेश्चन आए ना, तो आपने क्या करना है, आपने सर जो भी इवेंट यहाँ होता ना, पहले ये चेक करना कि इसके अगेंस्ट कंडीशन यहाँ पे थी या नहीं थी। ठीक जी सर, चलिए, फॉर 5 कंपनीज हुज फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 मार्च 23, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव्ड बाय देयर अप्रूविंग अथॉरिटी ऑन 15 जून। ठीक जी सर, सर ये आपका किस क्वेश्चन में डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है जी सर, 31 मार्च 23 है सर, हम एक काम करते हैं, मैंने कहा हाँ जी सर, यहाँ अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है जी, ये 31 मार्च 23 है आपका बैलेंस शीट डेट, और अप्रूवल कब हुआ अकाउंट सर 15 जून को। ठीक जी सर, ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है 15 जून के बाद की घटना दे देता है सर, वो अपने लिए इररेलेवेंट होते हैं। ठीक जी सर, AS4 के लिए ना। During 23-24, the following material event took place. A Limited sold a major property which was included in the balance sheet at rupees 1 lakh and for which contract has been exchanged on 15th March. ये देखिए सर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका हो चुका था, सेल सर नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हुई है सर, ये क्या बन जाएगा आपके लिए, एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा, क्योंकि कंडीशन एक सेकंड 15 मार्च यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सर, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो कंडीशन या कॉन्टिजेंसी सर आपकी बैलेंस डेट पे एग्जिस्ट करती थी, तो सर ये क्या बन जाएगा, एडजस्टेबल इवेंट बन जाएगा। हम लोग क्या करेंगे सर, सेल रिकॉर्ड कर लेंगे, और जो भी सर आपका डिफरेंस होगा सेल प्राइस और आपका बुक वैल्यू में सर, उसे रिकॉर्ड कर लेंगे एज ए प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक जी सर। बी, ऑन 30th अप्रैल ए 100% सब्सिडरी ऑफ बी लिमिटेड डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 3 लाख इन रिस्पेक्ट टू इट्स ओन शेयर फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। ठीक जी सर, तो सर हम लोग क्या करेंगे सर, इसे नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है जी सर, और 31 मार्च के नोट्स अकाउंट में सर डिस्क्लोज करेंगे, और जो कंपनी को डिविडेंड मिलेगा सर वो इसे रिकॉर्ड नहीं करेगी, क्योंकि AS9 के अकॉर्डिंग सर डिविडेंड हम तब रिकॉर्ड करते हैं सर जब अपने पास डिविडेंड रिसीव करने के राइट एस्टेब्लिश हो जाते हैं। ठीक जी सर, प्लीज मेरी बात फिर से सुनना ध्यान से, ये एक नॉन एडजस्टेबल इवेंट है, इसे नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोज किया जाएगा, ना कि डायरेक्टर रिपोर्ट में। सर बाकी सारे इवेंट सर आपके डायरेक्टर रिपोर्ट में आते हैं, एक्सेप्ट इन केस सर जहां पे गोइंग कंसर्न अफेक्ट होते हैं। ठीक जी सर। सी, देखिए क्या लिखता है,
सर बी का आंसर फाइनली क्या है बेटा? फाइनली आंसर ये है कि इसे नोट्स फॉर्म में डिस्क्लोज किया जाएगा। ये एक नॉन एडजस्टेबल इवेंट है, ठीक जी सर। और सर रिसीविंग कंपनी सर इसे नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि सर उसके पास डिविडेंड एस्टेब्लिशमेंट के राइट सर नेक्स्ट ईयर आते हैं, ठीक जी सर। On 31st May 23, the mail order activity of C Limited, a retail trading group, was shut down with closure cost amounting to rupees 2.5 million. सर जो आपका सी लिमिटेड की एक्टिविटी है रिटेल ट्रेडिंग ग्रुप की, वो शट डाउन होती है सर आपका 31 मई को, 31 मार्च के बाद, विद क्लोजर कोस्ट अमाउंटिंग टू 2.5 मिलियन। तो सर ये आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट है, इसे हम क्या करेंगे अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में सर डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक जी सर, क्योंकि 31 मार्च को सर इसके अगेंस्ट कोई भी कंडीशन या कॉन्टिजेंसी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक जी सर। On 1st July 23, the discovery of sent under delimited major civil engineering contract site caused the cost of the contract to increase by 25%, for which there would be no corresponding recovery from the customer. अब यहाँ पे देखिए सर 1 जुलाई को सर क्या हुआ सर? 1 जुलाई को हमें पता लगा कि अपना एक मेजर सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, उसमें सर आपका रेत मिल गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सर 1 जुलाई आपका अप्रूवल डेट के बाद आती है, तो ये आपका AS4 के स्कोप से बाहर हो गया, क्योंकि AS4 कवर करता है सर कोई भी ऐसा इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद होता है और अप्रूवल डेट से पहले होता है, ठीक। ये अप्रूवल डेट के बाद हुआ तो AS4 के स्कोप से बाहर है। लेकिन सर ट्रांजैक्शन की मेटेरियलिटी को देखते हुए, सर ट्रांजैक्शन के सिग्निफिकेंस को देखते हुए, अगर डायरेक्टर चाहे तो सर क्या कर सकते हैं सर? पब्लिश कर सकते हैं एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एडिशनल स्टेटमेंट, ठीक जी सर, फॉर द अटेंशन ऑफ द मेंबर इन द जनरल मीटिंग। चले जी सर, नेक्स्ट देखिए, ए फायर ऑन 2 अप्रैल 23 कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ ई लिमिटेड। सर एक फायर हुई 2 अप्रैल को। अब देखिए सर 2 अप्रैल को अगर फायर हुई है तो क्या इसकी कंडीशन या कॉन्टिजेंसी सर 31 मार्च को एग्जिस्ट करती थी? नहीं, तो ये नॉन एडजस्टेबल इवेंट बन गया, ठीक जी सर। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द लॉस ऑफ 10 मिलियन वुड बी फुली कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। हालांकि सर ये जो लॉस है ये आपका फुल्ली कवर्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे सर इस फैक्ट को सर डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक, अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में। लेकिन सर ये आपका नॉन एडजस्टेबल इवेंट है, हम इसे एडजस्ट नहीं करेंगे। हाँ एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सर आपका डिस्ट्रॉयड हुआ है, अगर मान लो एंटिटी के पास वो सिंगल प्लांट था तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? गोइंग कंसर्न एजम्पशन को चेक करना पड़ेगा, ठीक है जी सर। मैं अपनी साइड से सर एक बात बोल रहा हूँ कि अगर गोइंग कंसर्न अफेक्ट होगी तो उसके समय सर हम लोग क्या करते हैं? लिक्विडेशन बेस के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? लिक्विडेशन अप्रोच के हिसाब से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक जी सर। तो हम ये लाइन मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। वैसे सोल्यूशन में सोल्यूशन हमें कैसे देना? हमें सोल्यूशन ये देना सर कि ये एक नॉन एडजस्टेबल इवेंट है, क्योंकि ये बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ, अप्रूवल डेट से पहले हुआ, तो इसे डायरेक्टर रिपोर्ट में अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दें, ठीक जी सर। हालांकि सर यहाँ पे अपना लॉस नील है, बट हम सर क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपका डिस्ट्रॉयड हुआ तो इस फैक्ट को सर डिस्क्लोज कर दें, ठीक जी सर। फिर सर हम ये भी लिख सकते हैं आगे कि अगर गोइंग कंसर्न अफेक्ट हुई है, गोइंग कंसर्न सर अफेक्ट कब होगी? अगर ये एंटिटी के पास सिंगल प्लांट था, बात सुनना, और वो डिस्ट्रॉयड हो गया, और गोइंग कंसर्न अगर अफेक्ट हो गया मैनेजमेंट के व्यू के हिसाब से, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? लिक्विडेशन अप्रोच के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, ठीक जी सर। चलिए AS5 सर, AS5 ये कहता है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं। कब? या तो नया लो या AS आ गया हो, ठीक जी सर, फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक जी सर। सर अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई भी चेंज करते हैं तो उसके सर आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो फैक्ट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, ठीक जी सर। सर आपको बताना पड़ेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज की वजह से सर अमाउंट पे क्या इफेक्ट आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक जी सर। अगर आप अमाउंट क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे तो सर उस केस में आप क्या करेंगे? सर फैक्ट डिस्क्लोज करेंगे, ठीक जी सर। लेकिन अगर सर हम लोग कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन करते हैं जो सब्सटेंशियली सर जो पहले ट्रांजेक्शन करते थे उससे अलग है, या कोई न्यू ट्रांजेक्शन करते तो उसे हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं बोलते, ठीक। पढ़ेंगे क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग विल कॉन्स्टिट्यूट ए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और नॉट। क्या इन्हें हम अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? एज पर AS5, इंट्रोडक्शन ऑफ ए फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेजुएटी स्कीम बाय एन एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ एडोक एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट। देखिए सर, हम पहले रिटायरमेंट पे क्या कर रहे थे? एडोक एक्स ग्रेशिया पेमेंट कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं सर? अब हम लोग ना ग्रेजुएटी स्कीम को सर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक जी सर। तो सर ग्रेजुएटी स्कीम सर एक्स ग्रेशिया पेमेंट से बिल्कुल अलग है, तो सर ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं माना जाएगा, बल्कि सर ये एक न्यू ट्रांजैक्शन की पॉलिसी मानी जाएगी, ठीक जी सर। मैनेजमेंट डिसाइड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉई who have retired after completing 5 years of service in the reorganization
सच एम्प्लॉय विल गेट पेंशन ऑफ 20,000 पर मंथ, अर्लियर देयर वाज नो सच स्कीम ऑफ पेंशन। अब सर अगर मान लो पहले कोई ट्रांजेक्शन नहीं था और अब अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी सर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानी जाएगी। ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन 7 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखता है? मेहता लिमिटेड हैज अंडरटेकन ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वेयर इन ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड इन 3 ईयर। ठीक सर 3 साल में क्या होगा आपका ब्रिज कंप्लीट होगा। ठीक है जी सर। द डिटेल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एज फॉलोज। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू सर 900 करोड़ है। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपकी 800 करोड़ है। तो सर आपका 100 का प्रॉफिट इनिशियली। ठीक जी सर। एस्टिमेट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट सर आपका ईयर 1 में 805 है। आपका इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू सर सेकंड ईयर में 20 है। एस्टिमेटेड एडिशनल इंक्रीज कॉस्ट सर आपका 15 है। ठीक जी सर। कॉस्ट इनकर्ड अप टू सर आपका फर्स्ट ईयर 161 है। 584 सर आपका ईयर 2 तक है और 820 सर आपका ईयर 3 तक। ठीक। एट द एंड ऑफ ईयर 2 कॉस्ट इनकर्ड इंक्लूड 10 करोड़ फॉर मटेरियल स्टोर एट द साइट टू बी यूज्ड इन द ईयर 3 टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सर यहाँ पे सर जो आपकी कॉस्ट इनकर्ड है ना, इसमें 10 की कॉस्ट ऐसी है जो अगले साल सर आपने क्या करना है, यूज किया सेट को। देखिए एट द एंड ऑफ द ईयर 2 कॉस्ट इनकर्ड इंक्लूड 10 करोड़ फॉर मटेरियल स्टोर। सर हमारे पास क्या था, मटेरियल था स्टोर में, लेकिन हमने उसे कॉस्ट का पार्ट मान लिया। एट द साइट टू बी यूज्ड इन द ईयर 3 टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सर हमने उसे ईयर 3 में यूज किया। तो हम लोग पता क्या करेंगे सर, ईयर 2 में सर माइनस कर लेंगे, ये कॉस्ट आ जाएगी, और ईयर 3 में सर ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड होगा, तो हमें अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। ठीक। स्टेट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन दीज 3 ईयर। सर हमें ईयर वाइज क्या करना, रेवेन्यू कैलकुलेट करनी, एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना और प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ठीक जी सर। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालेंगे। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। ठीक जी सर। सर 161 डिवाइड बाई सर आपका 805%, सर 20%। सेकंड सर आपका 574 डिवाइड बाई सर 820 आ जाएगा, क्यों 15 से कॉस्ट बढ़ गई है सर 70%, और थर्ड ईयर में सर आपका 100%। ठीक जी सर। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू की बात करें तो सर आपका रेवेन्यू जो आएगी सर 900 इंटू 20%, 180 रेवेन्यू आ गई। ओपनिंग रेवेन्यू सर 0 है, करंट ईयर की रेवेन्यू आ गई। ठीक जी सर। सर कॉस्ट इनकर्ड की अगर बात करें तो ओपनिंग कॉस्ट इनकर्ड सर अपनी 0 है, कॉस्ट इनकर्ड सर अप टू डेट अपनी 161 है, तो करंट ईयर की कॉस्ट आ गई। ठीक जी सर। सर अगर प्रॉफिट और लॉस उसने ईयर वाइज मांगा है, टोटल मांगा है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में मांगा है, तो सर हम लोग क्या करेंगे सर, जो अपनी करंट ईयर की रेवेन्यू और अपनी कॉस्ट है उसका कंपैरिजन कर लेंगे। सर ये प्रॉफिट आ गया। ठीक जी सर। आइए मैं एक बार टिक करा दूं। जी सर ये देखिए ईयर 2 में सर 70% काम हो गया है, तो 70% सर आपका 920 का आएगा, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बढ़ गई। ठीक जी सर। तो 920 इंटू 70%, 644, 180 सर अपनी ओपनिंग रेवेन्यू है, 464 सर करंट ईयर की रेवेन्यू। ठीक जी सर। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो सर अपना 574 कॉस्ट सर अभी तक है, ओपनिंग सर कॉस्ट अपना 161 है, तो सर करंट ईयर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 574 माइनस 161 सर 413। ठीक जी सर। सर ये करंट ईयर की रेवेन्यू, ये आपकी कॉस्ट है 464 माइनस 413, सर करंट ईयर का P&L सर आपका 51 आ गया। ठीक जी सर। सर इसका एक अल्टरनेटिव और भी है। सर क्या अल्टरनेटिव है? अल्टरनेटिव ये है सर कि आप ना टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे। सर कितना प्रॉफिट आ गया, सर 70 का प्रॉफिट आ गया, ओपनिंग प्रॉफिट माइनस कर देंगे, 51 का प्रॉफिट आ गया। ठीक जी सर। सर 920, एक सेकेंड, माइनस 644, कॉस्ट सर आपकी आएगी 820, 574। ठीक जी सर। तो सर 920 माइनस 644 रेवेन्यू आ गई सर आपकी 276। सर कॉस्ट आएगी 820 माइनस 574, सर करंट ईयर की कॉस्ट आ गई 246, प्रॉफिट सर आपका करंट ईयर का 30 आ गया। या यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 100 का प्रॉफिट है, ओपनिंग प्रॉफिट सर अभी तक का मतलब 70 रिकॉर्ड हो चुका, 30 प्रॉफिट आ गया। ठीक जी सर। ये देखिए सर आपका 464 और 413 51। ठीक जी सर। 276, 246 और 30। चलें आगे। जी सर आइए आगे बढ़ते हैं। AS9 क्वेश्चन 8, व्हेन विल द रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड इन केस ऑफ इंटर डिविजनल ट्रांसफर। देखिए सर
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICI ने सर एक अनाउंसमेंट की थी कि अगर आप इंटर डिविजनल ट्रांसफर करते हैं ना तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे एज पर AS 9, क्योंकि अगर आप एंटिटी एज ए होल देखेंगे तो रिस्क एंड रिवार्ड आप ट्रांसफर नहीं कर रहे सर किसी आउटसाइड पार्टी को, ठीक जी सर। और ना ही सर आप ना एंटिटी एज ए होल अगर देखेंगे तो सर कोई भी रिवेन्यू अराइज नहीं हो रही। भाई मान लो हमने क्या किया, डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर कर दिया, ठीक जी सर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर जब डिपार्टमेंट ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर किया तो एंटिटी एज ए होल सर आपका एंटिटी एज ए होल रिस्क एंड रिवार्ड सर बाहर नहीं गया और कोई कंसिडरेशन नहीं आया सर, तो हम लोग यहाँ पे रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक जी सर। इसका सोल्यूशन आप रीड कर लेना। ये 9 क्वेश्चन ही है, ए वैसे लिख दिया इंस्टीट्यूट ने। ये हुआ क्या होगा कहीं से ना, जैसे मान लो पुराना क्वेश्चन होगा वहीं से कॉपी किया होगा, वहां पे ए लिखा होगा, एज इट इज उठा लिया ये ना। हाँ जी, अल्फा लिमिटेड, देखिए बेटर यहां पे रहेगा अगर आप अल्फा एंटरप्राइज लिख ले, ठीक जी सर। अल्फा एंटरप्राइज परचेज एन आइटम ऑफ PP फॉर $50 लाख ऑन 1 अप्रैल 23। सर अल्फा एंटरप्राइज ने क्या किया सर, परचेज की एन आइटम ऑफ PP सर $50 में 50 लाख पे 1 अप्रैल 23 को, ठीक जी सर। आराम से क्वेश्चन लिखेंगे सर। जब भी क्वेश्चन में ना आपको लगे ना कि थोड़ा सा रीड करने में कुछ क्लैरिटी इशू आ रहा है तो आप एक काम किया करो, डायग्राम बना लिया करो, ठीक है जी सर। 1 अप्रैल 23 को सर $50 लाख में हमने क्या किया, PP परचेज कर ली, ठीक जी सर। एंड द सेम वाज फुली फाइनेंस्ड बाय द फॉरेन करेंसी लोन, सर वो आपका फुली फाइनेंस्ड है किससे, फॉरेन करेंसी लोन से। रीपेमेंट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअली, ओके। तो सर आपको एनुअली क्या करना है, इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ठीक है जी सर। 10 लाख की सर एनुअल इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ परचेज वाज 60, ठीक है। तो सर हमने यहाँ पे क्या एंट्री पास की होगी, सर हमने ना स्पॉट रेट पे सर इसे कन्वर्ट किया होगा, आपका PP अकाउंट डेबिट टू सर आपका लोन आ जाएगा, ठीक जी सर। या ऐसा आ जाएगा सर कि आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन और PP अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो नेट एंट्री सर अपनी आ जाएगी 50 × 60 सर 3000 लाख से हमने PP को रिकॉर्ड कर लिया, उतने का लोन रिकॉर्ड कर लिया, ठीक जी सर। डॉलर रुपीज में आएगा ना ये, क्योंकि हमने फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लिया हुआ, ठीक जी सर। आगे देखिए क्या लिखता है, एज ऑन 31 मार्च 24 द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज पेड व्हेन $1 फैक्चर्ड ₹62। सर हमने यहाँ पे क्या किया सर, एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी। अब जब हमने एक इंस्टॉलमेंट पे की होगी तो इंटू 62 620 की पेमेंट की होगी, ठीक है जी सर। तो हमें फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो गया होगा कितने का, 20 लाख का सर, इस इंस्टॉलमेंट पे जो हमने पे कर दी, ठीक जी सर। अगर आप देखेंगे तो $40 लाख सर अपने आउटस्टैंडिंग रह गए, ठीक जी सर। अब सर इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग रेट के हिसाब से सर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपका 80 लाख का सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज लॉस आ जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो कैरिंग अमाउंट है सर 3000 है सर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो $10 की पेमेंट हो चुकी है इनटू आपका 60 कैरिंग अमाउंट था, तो $2400 का कैरिंग अमाउंट ये बच गया। और जब हम इसे रीस्टेट करेंगे तो 40 इंटू आपका 62 सर 2480 से हम इसे रीस्टेट करेंगे तो 100 का सर लॉस हो गया, ठीक जी सर। देखिए आगे, द एंटायर लॉस ऑन एक्सचेंज वाज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर हमने लॉस को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इंक्लूड कर दिया, नहीं सर। देखिए सर हम क्या करेंगे, जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ उसे हम प्राइमा फेसी पिनल अकाउंट में चार्ज करते हैं, एक्सेप्ट इन केस सर जहां पे कंपनी क्या करती है, एंटिटी क्या करती है, पैरा 46 या 46A अप्लाई करती है, ठीक जी सर। Alpha Limited normally provide depreciation on an item of PP at 20% on WDV basis and exercise the option to adjust the cost of the asset for exchange difference arising out of the loan restatement and payment। सर ये देखिए प्राइमा फेसी सर हम लोग क्या करते हैं, जो भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस होता है उसे पिनल अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं, लेकिन अगर एंटिटी पैरा 46 या 46A अप्लाई करती है, ठीक जी सर, और अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज लॉस या गेन होता है सर ऑन आपका लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम पे, और वो सर जो लोन है हमने डेप्रिसिएबल असेट के लिए अगर उसे यूज किया तो हम लोग क्या करेंगे सर, जो भी फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस सर उसे डेप्रिसिएबल असेट की बुक वैल्यू में एडजस्ट कर देते हैं, ठीक जी सर। तो यहाँ पे सर 100 का लॉस हुआ 20 पेमेंट पे, और आपका सर 80 लाख सर ये अपना लॉस हुआ सर रीस्टेटमेंट पे। तो सर जो PP की कॉस्ट है 3000 प्लस 100 3100 बन जाएगी, और डेप्रिसिएशन सर आपका किस रेट से 20% के हिसाब से, तो सर 620 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक जी सर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज लॉस
एंड इट्स ट्रीटमेंट एंड डेप्रिसिएशन। सर एक्सचेंज लॉस आपका 100 का आ गया। ट्रीटमेंट क्या होगा सर, क्योंकि वो ऑप्शन अडोप्ट कर रही है सर एडजस्ट करने का, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसे देखिए सर हमने एंट्री पास की होगी फॉरेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू आपका फॉरेन लोन, सर रीस्टेट करने में 80 लाख, ठीक। और जो पेमेंट की होगी तो हमने एंट्री क्या पास की होगी सर, आपका फॉरेन लोन अकाउंट डेबिट आपका 600 से टू बैंक 620 से, फॉरेन एक्सचेंज लॉस सर 20 से, ठीक। तो अल्टीमेट सर फॉरेन एक्सचेंज लॉस अपना 100 आ गया, ठीक। अब सर हम इसे क्या करेंगे सर, पीपी की कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि लॉस है तो सर पीपी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, पीपी अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज लॉस, ठीक। कितने से सर 100 से, तो 3100 कॉस्ट बन जाएगी और सर डेप्रिसिएशन आपका 620 आ जाएगा। ये देखिए सर, ये कंप्लीटली सर एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है जी सर। चले हाँ जी सर, अगर ये ऑप्शन अडॉप्ट नहीं करते उस केस में फिर जो 100 लाख का नुकसान सर फॉरेन एक्सचेंज लॉस का, उसे हम क्या करते हैं, पेनल अकाउंट में चार्ज कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। AS12 का क्वेश्चन है, एनर्जी लिमिटेड हैज एक्वायर्ड जनरेटर ऑन 1 अप्रैल 23 4 रुपीज 100 लाख, ठीक। सर एनर्जी लिमिटेड ने क्या किया, एक जनरेटर एक्वायर किया सर 1 अप्रैल को 100 लाख का, ठीक। ऑन 2 अप्रैल इट अप्लाइड टू इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपके भाई ने इस कंपनी की 2 साल ऑडिट कर रखी है, ठीक। द सब्सिडी वाज ग्रांटेड इन जून 24 आफ्टर द अकाउंट फॉर 23-24 वर फाइनलाइज्ड। सर क्वेश्चन पर डायग्राम बनाओगे बड़ी क्लैरिटी आएगी। देखिए हुआ क्या सर, हमने एनर्जी लिमिटेड हमने एक जनरेटर परचेज किया कब, 1 अप्रैल 23 को, कितने का, 100 लाख का। अब सर जब हमने जनरेटर परचेज किया तो हमने क्या किया सर, 2 अप्रैल को ही सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक जी सर। सर गवर्नमेंट ग्रांट को हम कब रिकॉर्ड करते हैं, AS12 ये कहता है जब आपके पास इस बात की रीजनेबल एश्योरेंस आ जाती है कि जो ग्रांट का अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा और जो कंडीशन है उससे रिलेटेड आप पूरी कर लेंगे, ठीक जी सर। देखिए सर कंडीशन क्या थी, आपको जनरेटर एक्वायर करना था, हमने सर पूरी कर ली कंडीशन, ठीक। सेकंड सर आपको ग्रांट का अमाउंट मिल जाएगा। सर अब इस बात की रीजनेबल एश्योरेंस कब आएगी सर, तब आएगी जब इरेडा सर अप्रूवल दे देगी कि हाँ आपको ग्रांट का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक जी सर। द सब्सिडी वाज ग्रांटेड इन जून 24, लेकिन सर जो सब्सिडी मिली ना ये आपका 31 मार्च 24 है सर, जून 24 में जाके सब्सिडी मिली। अब अगर मान लो सर यहाँ पे 31 मार्च 24 से पहले इरेडा हमें रिप्लाई कर देता कि आपको ग्रांट मिल जाएगी, तो सर ये रीजनेबल एश्योरेंस आ जाती, फिर हम लोग क्या करते हैं सर, उस केस में ग्रांट का अमाउंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन सर क्योंकि हमारे पास सर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है सर, ऐसी कंफर्मेशन नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे सर, ग्रांट को अगले साल ही फिर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक जी सर। The subsidy was granted in June 24 after the account for the 23-24 were finalized. सर अकाउंट फाइनलाइज होने के बाद सर ये ग्रांट मिली, तो सर ये आपका AS4 के स्कोप से बाहर हो गया, ठीक। The company has not accounted for the subsidy for the year ended 31 March 24. Is this a private item? No. Private item सर वो होती है जहाँ पे कोई एरर या ओमिशन होता है, ठीक। अगर मान लो सर इरेडा हमें यहाँ पे कंफर्मेशन दे देती कि साहब आपको ग्रांट मिलेगी और हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो सर ये एरर या ओमिशन होती है, फिर अगले साल सर इसे हम प्राइवेट आइटम के रूप में दिखाते हैं, ठीक। सर इरेडा साइड से कोई कंफर्मेशन नहीं, आप ऐसा लिखेंगे कि AS12 ये कहता है गवर्नमेंट ग्रांट को आप रिकॉर्ड करेंगे जब इस बात की रीजनेबल एश्योरेंस आ जाएगी कि जो भी कंडीशन आपने पूरी करनी है वो आप पूरी करेंगे इन रिलेशन टू ग्रांट, सर वो पूरी होगी क्योंकि आपने जनरेटर परचेज कर लिया, ठीक जी सर। सेकंड सर जो ग्रांट का अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगा, सर अब यहाँ पे कोई रीजनेबल एश्योरेंस नहीं क्योंकि इरेडा साइड से सर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे ग्रांट को फिर अगले साल ही रिकॉर्ड करेंगे, सर यहाँ पे वो रिसीवेबल नहीं है तो ये प्राइवेट आइटम नहीं है, ठीक जी सर। हाउ शुड द सब्सिडी बी अकाउंटेड इन द अकाउंटिंग ईयर, सर आपका जो 24-25 में सर ये ग्रांट मिली है, अब ये सर आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अगेंस्ट मिली है, तो सर हम लोग क्या करेंगे सर, या तो इसे कॉस्ट में से माइनस कर देंगे जो भी आपका उस टाइम पे कैरिंग अमाउंट होगा, ठीक जी सर, या सर हम इसे क्या करेंगे डेफर कर देंगे और आपका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के हिसाब से सर उसे क्या करेंगे एमोटाइज कर देंगे, ठीक जी सर। क्वेश्चन नंबर सर 10, देखिए AS का आंसर आपको कैसे देना होता है सर, हम AS के क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जहाँ पे सर कैलकुलेशन होती है, ठीक है जी सर, तो हम उस केस में सर क्या करते हैं AS का नाम नंबर मेंशन करते हैं, ठीक। एक सर प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है सर, उस केस में हम लोग क्या करेंगे सर AS का नाम और नंबर मेंशन करेंगे। सर एक होता है आपका सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मैंने ना एक एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर कर रखी है कि आप AS इंड AS का आंसर कैसे लिखिए, आप उस वीडियो को जरूर देखना, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। यहाँ मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ कि केस स्टडी बेस्ड का क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे। सबसे पहले लिखेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ रिस्पेक्टिव AS, ठीक जी सर। फिर सर इन द गिवन केस, फिर कंक्लूजन, ठीक। तो यहाँ पे सर हम लिखेंगे AS12 क्या कहता है ग्रांट के रिगार्ड में, ठीक। फिर सर यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है कि सर क्योंकि कोई भी कंफर्मेशन नहीं है इसलिए सर
ग्रांट को रिकॉर्ड करने के राइट नहीं आया अपने पास, ठीक जी सर। फिर हम AS4 के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे कि सर AS4 के हिसाब से सर ये आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया, ठीक जी सर। और क्योंकि सर अपने पास राइट नहीं आए थे इसलिए सर ये कोई प्राइवेट आइटम नहीं है। अगले साल सर आपने क्या किया, या तो इसे कॉस्ट ऑफ जनरेटर के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे, ये देखिए द रिवाइज अनअमोर्टाइज अमाउंट ऑफ जनरेटर शुड बी रिटर्न ऑफ ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, सर आप कॉस्ट में से डिडक्ट कर देंगे, ठीक जी सर। या फिर सर आप उसे एज ए डेफर्ड इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। चले हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। A company is engaged in the business of refining, transportation, and marketing of पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सर एक कंपनी है एंगेज्ड है किसके बिजनेस में सर, रिफाइन करने के, ट्रांसपोर्ट करने के और मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 March 2024 द कंपनी एक्वायर्ड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अनदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एट 1551 पर शेयर एज अगेंस्ट द बुक वैल्यू ऑफ दिस वन। सर बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की होगी, देखिए कंपनी जिसको हमने एक्वायर किया सर, जिसके शेयर हमने एक्वायर किए, उस कंपनी की नेट असेट कितनी है एज पर बुक वैल्यू, मतलब असेट का कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू माइनस लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू। सर नेट असेट के कैरिंग अमाउंट को क्या किया होगा, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके बुक वैल्यू निकाली होगी, ठीक जी सर। इसकी कोई रेलिवेंस नहीं। मार्केट वैल्यू सर 876 है, ठीक है, लेकिन हमने सर कितने पे एक्वायर किया, 1551 पर, ठीक है जी सर। अब सर अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो AS13 ये कहता है अगर आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर एक्वायर किए इरिस्पेक्टिव ऑफ कि सर आपका उस पर कंट्रोल है, ज्वाइंट कंट्रोल है, एसोसिएट है, अदर इन्वेस्टमेंट है, सर सबको आप क्या करेंगे सर, सर आप क्लासिफाई करेंगे पहले। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट पर दिखाएंगे, और अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट है, तो लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, ठीक जी सर। अब सर इन्वेस्टमेंट करंट है या लॉन्ग टर्म है, सर हम लोग क्या करेंगे सर, इंटेंशन देखेंगे एंटिटी की। अगर इंटेंशन एंटिटी की उसे हेल्ड करना अप टू 12 मंथ तो सर करंट इन्वेस्टमेंट है, और मोर देन 12 मंथ हेल्ड करना सर आपका परमानेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक जी सर। अच्छा जो भी सर आपने पेमेंट की है शेयर के अगेंस्ट सर वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे सर अलग से गुडविल वगैरह रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे AS21 में सर हम कंसोलिडेशन पर्पज के लिए अलग से गुडविल या कैपिटल रिजर्व रिकॉर्ड करते, ठीक जी सर। दस द स्ट्रेटेजिक प्रीमियम ऑफ 675, ये इन दोनों का डिफरेंस है। ये मैंने आपको ना कंसोलिडेशन के चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि जब हम किसी कंपनी के शेयर एक्वायर करते हैं तो सर अगर उस पर कंट्रोल आ जाता है उन शेयर से ना, तो हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, क्योंकि सर उस कंपनी की एक्टिविटी को हम लोग क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, ठीक जी सर। तो ये वही अमाउंट है 675, ठीक है, पर शेयर हैज बीन पेड कंसीडरिंग वेरियस टेंजिबल एंड इंटेंजिबल फैक्टर, ठीक। द अबव इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी has been considered as long term strategic investment and therefore has been accounted for cost, that is आपका 1551 per share in the financial statement. No provision for diminishing in the value has been made in the books of account. देखिए सर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है हम उसे वैल्यू करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, एक्सेप्ट इन ए केस सर जहां पे आपका परमानेंट डिक्लाइन आ जाता है इन द वैल्यू, ठीक। अगर परमानेंट डिक्लाइन आता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, प्रोविजन क्रिएट करते हैं, उस प्रोविजन को पिनल अकाउंट में चार्ज करते हैं, और सर जो प्रोविजन अमाउंट हम क्रिएट करते हैं ना सर, उससे ना हम सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिड्यूस करके दिखाते हैं, राइट ऑफ नहीं करते सर। मतलब ये कि जैसे मैंने सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ली 100 रुपीज़ की, ठीक है जी सर। सर 30 का प्रोविजन क्रिएट हो गया क्योंकि सर आपका परमानेंट डिक्लाइन था इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मैं सर 30 ऐसे माइनस करके 70 पे सर इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा, ठीक है। मैं सर इसको राइट ऑफ नहीं करूंगा, ये अमाउंट एज इट इज रहेगा, ठीक है जी सर। और 30 को सर मैं क्या करूँगा, पिनल अकाउंट में चार्ज कर लूंगा। As per the requirement of the Schedule 3 to the Company Act 13, the aggregate market value of the quoted share have been properly reflected in the financial statement. बिल्कुल सर ये आपका शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है। हम सर क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे भी वैल्यूएशन करेंगे तो भी सर हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस को सर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक जी सर। ऑन 28 March 24 हमने सर ये शेयर कब एक्वायर किए थे सर, 18 फरवरी को, ठीक है जी सर। तो सर 28 March 24 को द एक्वायर्ड शेयर वर कोटेड एट 880 पर शेयर, ओके। सर वैल्यू गिर पहले आपका 876 थे, ठीक है जी सर। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने AS13 में आपको एग्जांपल दे रखा कि अगर वैल्यू डिक्लाइन होती है तो सर हम उसे परमानेंट डिक्लाइन नहीं मानते, चाहे 3-4 साल से वैल्यू क्यों ना गिर रही हो। हम परमानेंट डिक्लाइन तब मानते हैं जिस कंपनी का हमने शेयर ले रखे उस कंपनी में ऐसी घटना घट गई कि अब शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। जैसे सर आपका पेटेंट लॉस्ट हो गया कंपनी का, ठीक जी सर। On 28 March 24, the acquired share were quoted at 880 per share
ऑन BSE एंड द करंट मार्केट प्राइस एज ऑन 18 जुलाई सर आपका अराउंड 300। अब यहाँ पे बच्चा भावुक हो जाता है, अच्छा मार्केट वैल्यू बड़ी जबरदस्त गिर गई तो ये आपका परमानेंट डिक्लाइन हो गया ना सर। कोई ना कोई क्वेश्चन हमें इंडिकेशन देगा, ठीक। Considering the tangible and intangible benefit, the management is of the view that there is no permanent diminution in the value of the strategic investment in the acquired company as the same has been considered a long term investment, ठीक है। Therefore there is no need for the provision for diminution in the value of the share of the acquired company। तो सर हमें यहाँ पे कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं करना। अब रिक्वायरमेंट देखिए, whether the accounting treatment at cost under the head long term investment without providing for any diminution in the value is correct in accordance with the provision of AS 13। बिल्कुल, क्योंकि सर यहाँ पे कोई भी आपका परमानेंट डिक्लाइन नहीं है, ठीक है जी सर। If any provision for diminution in the value is to be made, whether such provision should be charged to the profit and loss account or whether the same can be considered as a deferred expenditure and amortized over a period of 5 years। सर हम उसे P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे, लेकिन सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम नहीं करेंगे सर, उसको सिर्फ प्रेजेंट करेंगे सर डिक्लाइन करके, ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। Whether it is open for the company to charge off such diminution in the value in the books of account instead of creating provision। नहीं सर, हम सर उसे चार्ज ऑफ नहीं करेंगे बल्कि प्रोविजन क्रिएट करेंगे, ठीक है जी सर। Whether the premium paid for strategic benefit for investment described in fact of the case, सर जो हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए in comparison to market value of the share can be accounted for separately in the books of account keeping in the view that AS 13 specify that the long term investment should be recorded at cost and there is no specific provision in the standard in respect to the accounting for the premium paid for the strategic benefit। सर देखिए, जो भी हम अमाउंट पे कर रहे हैं, हम अमाउंट ज्यादा पे करें या कम पे करें सर, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ही माना जाता है एज पर AS 13, ठीक। The accounting treatment at cost under the head long term investment in the separate financial statement of the company without providing for any diminution in the value is correct and is in accordance with the provision of AS 13, ठीक। The provision for diminution in the value of investment should be a charge to profit and loss statement as per the requirement of AS 13। The diminution in the value of investment can neither be accounted for as deferred revenue expenditure nor it can be written off in the statement of P&L, ठीक जी सर। Long term investment should be carried at cost as per requirement of AS 13। Amount paid over and above the market price should be treated as a cost and cannot be accounted for separately, ठीक जी सर। चलिए इसी के साथ सर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सर 12, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आई क्वेश्चन 12 को डिस्कस करने से पहले एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है सर, अगर क्वालिफाई असेट का जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक्टिव डेवलपमेंट जो है इंटरप्टेड होती है, तो सर हम क्या करते हैं, बोरोइंग कॉस्ट के कैपिटलाइजेशन को सस्पेंड कर देते हैं फॉर दैट टाइम पीरियड, ठीक जी सर। लेकिन सर क्या होता है, दैट टाइम पीरियड में ना कुछ नेसेसरी एक्टिविटी चलती रहती है, तो सर अगर कोई नेसेसरी एक्टिविटी चलती है तो सर हम उसकी बोरोइंग कॉस्ट को फिर कंटिन्यू रखते हैं कैपिटलाइज करना, ठीक जी सर। लोए लिमिटेड हैज अंडरटेकन ए प्रोजेक्ट फॉर एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी एज पर द फॉलोइंग डिटेल। सर लोए लिमिटेड ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लिया सर एक्सपेंशन के लिए फॉलोइंग डिटेल के हिसाब से, ठीक है जी सर। अक्टूबर 23, नवंबर 23, दिसंबर 23, जनवरी 24, फरवरी 24, मार्च 24, ठीक। द कंपनी पे टू इट्स बैंक इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। सर कंपनी क्या करती थी, जो बैंक को इंटरेस्ट पे करती थी वो 15% पर एनम के हिसाब से पे करती थी, विच इज डेबिटेड ऑन ए मंथली बेसिस, और सर मंथली बेसिस पे उसे डेबिट कर देती थी, ठीक जी सर। एक बात मैं आपको बता देता हूँ सर, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन में सर जो अमाउंट इनकर्ड होता है क्वालिफाइड सेट के ऊपर, उसके उसमें क्या क्या आता है सर, एक तो जो आपने कैश पेमेंट की वो आता है, इंटरेस्ट बेरिंग लाइबिलिटी आती है सर, अगर आपने कोई असेट ट्रांसफर कर दी वो आ जाएगी, और अगर आपने कोई बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी तो सर वो भी कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे सर मंथली बेस पे हमें क्या करना सर, इंटरेस्ट पे करना। ड्यूरिंग द हाफ ईयर कंपनी हैड 20 लाख ओवरड्राफ्ट अप टू 31 दिसंबर। ओके सर 31 दिसंबर तक, यहाँ तक सर कंपनी के पास जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी थी वो 20 लाख थी, ठीक है जी सर। अब ओवरड्राफ्ट में क्या होता सर, जितना पैसा चाहिए होता हम उतना पैसा विड्रॉ करते, ठीक जी सर। ड्यूरिंग द हाफ ईयर कंपनी हैड ₹20 लाख ओवरड्राफ्ट अप टू 31 दिसंबर, ठीक है। सरप्लस कैश इन जनवरी, सर जनवरी में अपने पास सरप्लस कैश था। अब सरप्लस कैश का मतलब क्या है कि हमने सर क्या किया होगा, ओवरड्राफ्ट को पे वगैरह कर दिया होगा, तो सर सरप्लस है तो हम लोग यहाँ पे नो बोरिंग कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि सर हम अपना पैसा यूज कर रहे हैं। एंड अगेन ओवरड्राफ्ट ऑफ 14 लाख फ्रॉम 1 फरवरी। सर लेकिन यहाँ पे जो ओवरड्राफ्ट है वो 14 लाख का हुआ है, तो हम मैक्सिमम बोरिंग कॉस्ट कहाँ तक कैपिटलाइज करेंगे सर, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट तक, दैट इज 14 लाख, ठीक जी सर। एंड ₹30 लाख फ्रॉम 1 मार्च, यहाँ से सर आपका 30 लाख का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो गया, ठीक ओवरड्राफ्ट का।
द कंपनी हैड ए स्ट्राइक ड्यूरिंग दिसंबर। सर दिसंबर में सर कंपनी का स्ट्राइक हुई है, ठीक है, एंड हैंस कुड नॉट कंटिन्यू द वर्क ड्यूरिंग सेट पीरियड। सर उस टाइम के दौरान कोई खर्चा नहीं हुआ, ठीक है। हाउएवर द सब्सटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट वाज कंटिन्यूड। ये देखिए सर, अगर सब्सटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सर कंटिन्यू रहता तो हम लोग क्या करते हैं सर, उसके ऊपर बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रखते हैं फिर, ठीक जी सर। तो सर जो अमाउंट ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका होगा उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, बोरिंग कॉस्ट कंसीडर करनी पड़ेगी सर दिसंबर में। लेकिन सर जनवरी में सरप्लस फंड है, हम कोई बोरिंग कॉस्ट कंसीडर नहीं करेंगे। फरवरी मार्च में सर कंसीडर करेंगे, लेकिन फरवरी में सर 14 लाख तक और मार्च में 30 लाख तक, ठीक। ऑन साइट वर्क वाज अगेन कमेंस्ड ऑन 1st जनवरी एंड ऑल द वर्क वर कंप्लीटेड ऑन 31st मार्च। Assume that expenditure was incurred on 1st of the each month. Calculate interest to be capitalized, giving reason wherever necessary. Assume overdraft will be less if there is no capital expenditure. मतलब overdraft सर आपका अकॉर्डिंग टू अमाउंट रिक्वायरमेंट चल रहा है, ठीक। आइए शुरू करते हैं। देखिए सर यहाँ पे जो प्लान है सर हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, हम एक्चुअल अमाउंट को कंसिडर करेंगे। तो सर 4 लाख का आपका एक्चुअल अमाउंट है इंटू 15%, क्योंकि मंथली इंटरेस्ट है, डिवाइड बाई 12। सर आपका अक्टूबर में जो इंटरेस्ट जाएगा 5000 जाएगा और अमाउंट इनकर सर 4,05,000 बन जाएगा, ठीक जी सर। ये देखिए 4,05,000 अमाउंट बन जाएगा, ठीक। अब ओपनिंग अमाउंट सर अपना 4,05,000 है, ठीक है जी सर। सर नवंबर में हमने 795 का खर्चा किया, तो 4,05,000 प्लस 795, तो सर जो नवंबर में इंटरेस्ट आएगा इनटू आपका 15%, सर 1 मंथ का सर 15,000 आ गया नवंबर में, 12,15,000 अमाउंट आ गया, ठीक जी सर। सर दिसंबर में सर ये अमाउंट अपना ओपनिंग आ जाएगा, ठीक है जी सर। अब सर अगर आप देखेंगे तो दिसंबर में कोई खर्चा नहीं हुआ, लेकिन नेसेसरी एक्टिविटी रही है कंटिन्यू ना, प्लीज इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे। हाउएवर द सब्सटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट वाज कंटिन्यूड। सर सब्सटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सर अपना कंटिन्यू रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे सर 12,95,000 पे 1295 था ना, 1215 था, सॉरी 12,15,000 12,15,000 पे हम लोग क्या करेंगे सर, बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे 15% आपका 1 मंथ 15,188। सर दिसंबर में जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी सर वो होगी 15,188 प्लस सर आपका 12,15,000, सर अमाउंट आ गया आपका 12,30,188, ठीक जी सर। चलिए जनवरी में चलते हैं। सर जनवरी में अगर आप देखेंगे 50,000 का अमाउंट आपने इनकर्ड किया है, ये सर आपका जो क्वालिफाई सेट है उसके ऊपर अमाउंट इनकर्ड हो गया, सर हम उसे उसकी कोस्ट का पार्ट मानेंगे एज पर AS 10, लेकिन सर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे क्योंकि जनवरी में सर अपने पास क्या था, सरप्लस फंड था। ये देखिए सर सरप्लस कैश इन जनवरी, ठीक जी सर। तो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज सर अपनी नील आ जाएगी, ये देखिए। और सर जो अमाउंट अपना प्लस अपना 50,000, सर 12,80,188 आ गया, ठीक जी सर। चलिए अब चलते हैं फरवरी में। फरवरी में सर 2 लाख का अमाउंट और इनकर्ड हुआ है, प्लस 2 लाख, सर अमाउंट हो गया अपना 14,80,188, लेकिन सर अपने पास जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो 14 लाख तक की, बाकी हमने अपना पैसा यूज किया होगा। तो सर 14 लाख पे हम क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट निकालेंगे 15% के हिसाब से 1 मंथ की, सर 17,500। ये देखिए सर ये ओपनिंग, ये ड्यूरिंग द मंथ अमाउंट इनकर्ड, और सर ये आपका आ गया इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड टोटल अमाउंट आ गया, ठीक है जी सर। चलिए सर मार्च में सर हमने 12 लाख का खर्चा किया, तो 14,97,688 प्लस 12 लाख, सर 30 लाख तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। इसका मतलब सर ये ओवरड्राफ्ट में आ जाएगा इंटू 15% डिवाइड बाई 12, सर 33,721, ठीक जी सर। ये सर आपका क्लोजिंग अमाउंट आ गया। सर ये बोरोइंग कोस्ट सर कैपिटलाइज किया आपने ड्यूरिंग द ईयर, ठीक। टोटल आ गया ना 5,000, 15,000, 15,188, ये सर आपका नेसेसरी एक्टिविटी की वजह से सर आपने कैपिटलाइज कर दिया। सर यहाँ सर प्लस फंड था तो कोई अमाउंट नहीं आएगा, ठीक। चलिए ये जो बातें मैंने आपको बताई सारी बातें लिखी हुई, आप इनको रीड कर लेना। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखता है, वेदर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द ओवरड्राफ्ट एंड अदर ऑपरेटिंग लाइबिलिटी। सर जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है आपका ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड या अदर ऑपरेटिंग लाइबिलिटी से रिलेटेड, आइडेंटिफाई टू ए पर्टिकुलर सेगमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द सेगमेंट एक्सपेंसेस और नोट। देखिए सर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को हम कभी भी सर सेगमेंट एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं मानते, इसके 2 एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन 1, सर जो आपका सेगमेंट है ना वो फाइनेंस सेगमेंट है, सेगमेंट सर जो है आपका फाइनेंस सेगमेंट, ठीक जी सर। सेकंड सर अगर मान लो जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है वो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनता है, ठीक जी सर। अदरवाइज सर हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को सर कभी भी सेगमेंट एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं मानते।
क्वेश्चन नंबर 13, the interest expenses relating to overdraft and other operating liability identified to a particular segment should not be included as a part of the segment expenses unless the operation of the segment are primarily of a financial nature or unless the interest is included as a part of the cost of inventory. ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ेंगे. Question 14, the following information is available in respect of High End Limited for the accounting year 22-23 and 23-24. सर ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपका हाई एंड लिमिटेड कंपनी के रिगार्ड में. ठीक है जी सर. नेट प्रॉफिट दे दिए 22-23 के, 23-24 के. ठीक है जी सर. आगे सर आपको नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग दे दिए प्रायर टू राइट इशू 10 लाख. सर हमारे पास 10 लाख शेयर थे. ठीक है. राइट इशू 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 शेयर आउटस्टैंडिंग 2 लाख शेयर. राइट इशू प्राइस सर अपना 25 है और लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट सर अपना 31 जुलाई. ठीक है जी सर. एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर फॉलो करें फाइनेंशियल ईयर. सर कई बार क्वेश्चन में क्या होता है हम लोग ना फाइनेंशियल ईयर फॉलो करें तो कई बार कैलेंडर ईयर. सर जैसे यहाँ पे लिखा होता है ईयर 22, सिर्फ ये लिखा होता ईयर 23, तो सर ये आपका कैलेंडर ईयर बन जाता फिर. ठीक जी सर. आइए सर उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, उससे ये फर्क पड़ता है कि जब आप राइट इशू करेंगे, ठीक है, तो राइट इशू में बेसिकली 2 एलिमेंट होते हैं, एक होता है पेड एलिमेंट, एक होता है बोनस एलिमेंट. सर हम बोनस एलिमेंट को शुरू से कंसिडर करते हैं और पेड एलिमेंट को सर हम लोग क्या करते हैं सर डेट ऑफ इशू से कंसिडर करते हैं. तो सर आपको कितने मंथ के लिए सर आपको पेड एलिमेंट कंसिडर करना है उस पर फर्क पड़ जाएगा अगर कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं. ठीक, दोनों ईयर में सर अलग अलग आपके नंबर ऑफ मंथ आ जाएंगे. ठीक है जी सर. 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24. ठीक जी सर. देखिए आपने राइट इशू किया सर 31 जुलाई 23 को. ठीक जी सर. कितने शेयर सर 2 लाख. और वैसे शेयर कितने थे अपने पास सर 10 लाख थे. यहाँ पे भी 10 लाख. राइट इशू प्राइस सर अपना 25 है और सर वैसे प्राइस अपना कितना था सर देखते हैं आगे. लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट सर 31 जुलाई है. ठीक है. फेयर वैल्यू ऑफ द वन इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ द राइट सर आपका 32 है. ठीक है. तो सर वैसे प्राइस अपना कितना था 32 था. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट एज पर AS20. सर आपने AS20 कैलकुलेट करना है. सबसे पहले बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर 22-23. सर अपना बेसिक अर्निंग पर शेयर आ जाएगी 22 लाख डिवाइड बाई सर अपना 10 लाख 2.2. एक बात मैं आपको बता देता हूं, चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे, अगर बोनस एलिमेंट आ जाता है और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दे रखी तो हम हमेशा क्या करेंगे सर प्रीवियस ईयर की रिस्ट्रिक्टेड बेसिक अर्निंग पर शेयर जरूर कैलकुलेट करेंगे. ठीक है जी सर. चलिए रिस्ट्रिक्टेड बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर 22-23. सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर अभी वेट करना पड़ेगा बोनस एलिमेंट का. ठीक, बेसिक अर्निंग पर शेयर सर आपको करंट ईयर की निकालनी है. तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक जी सर. देखिए बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होगी सर आपका अर्निंग एट्रीब्यूटेबल फॉर इक्विटी शेयर डिवाइड बाय वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर. अब वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे सर. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर अगर राइट इशू है तो सर जिस डेट पे हमने राइट शेयर इशू किए सर उस डेट पे हम क्या करेंगे सर फेयर वैल्यू एक्स राइट कैलकुलेट करेंगे. सर इसे हम थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू बोलते हैं. ठीक, कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर सर कितने थे 10 लाख थे. ठीक है सर. आपका प्राइस कितना था सर कम राइट सर 32. अगर मैं पब्लिक इशू करता तो सर मैं क्या करता 32 के हिसाब से सर शेयर के पैसे लेता. सर राइट इशू में एक बोनस एलिमेंट होता है. इसका मतलब क्या होता है कि जितने हमने शेयर इशू किए ना हमने कंपैरेटिवली फंड जो लिए हैं सर जो सर कंसिडरेशन लिया वो कम शेयर के बदले लिया. ठीक जी सर. तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने 2 लाख शेयर इशू किए किसके हिसाब से सर 25 के हिसाब से. अब सर क्योंकि मेरे शेयर की वैल्यू 32 थी लेकिन मैंने 25 रुपीज़ के हिसाब से शेयर इशू कर दिया तो सर इसका मतलब क्या है कि सर शेयर की वैल्यू गिर जाएगी. ठीक जी सर. यहाँ पे सर आपका नंबर ऑफ शेयर सर 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख आ गया. टू लाख इंटू 25 सर ये अमाउंट आ गया आपका 3 करोड़ 70 लाख डिवाइड बाय 12 लाख सर 30.83 फेयर वैल्यू एक्स राइट आ गई. ठीक जी सर. फेयर वैल्यू कम राइट कितनी सर 32 है. तो सर ये आपका फ्रैक्शन आ गया. क्या आ गया सर बोनस फ्रैक्शन आ गया. ठीक जी सर. बोनस फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है फेयर वैल्यू कम राइट
डिवाइड बाई फेयर वैल्यू एक्स राइट, ठीक जी सर। तो 32 डिवाइड बाई 30.83 सर ये आपका अप्रोक्सीमेटली 1.04 आ गया। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये जो बोनस शेयर थे सर ये हमने स्टार्टिंग से इशू कर रखे थे। इट मीन्स ये है कि जो अपने पास 10 लाख शेयर थे ना वो रियल में 10 नहीं थे, वो 1.04 थे, ठीक जी सर। कितने मंथ के लिए सर? अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ के लिए। और उसके बाद सर आपका 12 लाख शेयर आ जाएगा। अब बच्चे कहीं गलती पता क्या करते हैं, इसको भी 1.04 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं आपको बता दूं ये जो सर 2 लाख शेयर इशू है ना, हमने सर जितने शेयर दिए पैसे कम शेयर के बदले लिए, तो सर इसमें बोनस फ्रैक्शन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए सर हम इसको बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सर पेड एलिमेंट भी और बोनस फ्रैक्शन भी है, ठीक। हम ये मान के चलते हैं कि सर जो बोनस फ्रैक्शन वो स्टार्टिंग से होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पे सर जो है शेयर ये बोनस के साथ कंसिडर करेंगे, और ये जो सर शेयर है ये सर ओपनिंग प्लस बोनस और प्लस सर इसमें पेड एलिमेंट दोनों आ जाएंगे, ठीक जी सर। 8/12 तो 10 लाख इंटू 1.04 डिवाइड बाई 12 इंटू 4, फिर ये आ गया आपका 346,667 और सर ये आपका आ गया 8 लाख, तो 1146,667, ठीक जी सर। अच्छा अब रिक्वायरमेंट सर पहले आप सेकंड भी कर सकते हैं, रीस्टेट में सर आप क्या करेंगे, इसको बोनस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 लाख डिवाइड बाई सर ये आपका आ जाएगा 10,40,000 सर 2.12 पर शेयर आ गया, रीस्टेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर, ठीक जी सर। यहाँ अगर आप बेसिक अर्निंग पर शेयर देखेंगे सर 23-24 की, तो 30 लाख डिवाइड बाई सर क्या आएगा आपका 11,46,667 सर ये आपका आ गया 2.62 पर शेयर, ठीक जी सर। ये देखिए 2.62, 2.12, 2.20। चलें आगे जी सर, बिल्कुल चलते हैं। देखिए बेटा AS13 जो है ये बात करता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन CFS की। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कैसे दिखाएंगे सर, इक्विटी मेथड लगता है, ठीक जी सर। अब सर एसोसिएट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए सर कोई भी ऐसी एंटिटी जिसपे सर अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है उसे हम एसोसिएट बोलते हैं। मतलब सर मतलब ये कि वो हमारी बात मानेगा या नहीं मानेगा पता नहीं, लेकिन हमारी बात है उसके ऊपर इंपैक्ट डालते, ठीक। सर जब एक एंटिटी के पास सर दूसरी एंटिटी की रेलिवेंट एक्टिविटी में सर जो रेलिवेंट एक्टिविटी का डिसीजन होता है सर उसमें पार्टिसिपेट करने की पावर होती है, तो सर उसे हम एसोसिएट बोलते हैं, ठीक जी सर। सर एसोसिएट सर जनरली तभी बनता है जब एंटिटी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सर कब मान के चलते हैं सर, जब पावर टू पार्टिसिपेट हो, ठीक जी सर। जनरली क्या होता है सर, अगर मान लो मैंने किसी एंटिटी के 20% या उससे ज़्यादा शेयर एक्वायर कर लिए तो सर वो मेरी एसोसिएट बन जाएगी, एक्सेप्ट अदरवाइज सर आपका प्रूफ होता है, ठीक जी सर। और अगर 20% से मैंने कम शेयर लिए तो सर वो एसोसिएट नहीं बनेगी, एक्सेप्ट अदरवाइज सर अगर प्रूफ होता है, ठीक जी सर। अच्छा जब हम लोग सर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालते हैं तो सर हमें बेसिकली क्या करना होता है सर, जो आज अपने पास इक्विटी शेयर सर उसको हम कंसिडर करते हैं, पोटेंशियल इक्विटी शेयर को सर कभी भी कंसिडर नहीं करते, ठीक। पढ़ते हैं क्वेश्चन 15। H Limited has a share capital of 50,000 share of ₹100 per share. Sun Limited acquired 15% share in H Limited. सर ने क्या किया, 15% सर शेयर एक्वायर कर ली H में, ठीक है। It also acquired all the 5,000 12% convertible debenture of 100 each of Hill Limited. सर हमने क्या किया, 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर भी ले लिए 5,000 पूरे के पूरे। These debenture will be converted at par into equity share of each आपका H Limited after 3 year. सर ये जो डिबेंचर है ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे 3 साल के बाद। स्टेट वेदर एज पर AS 23 H Limited इज एन एसोसिएट ऑफ द सन लिमिटेड और नोट विद रीजन। देखिए सर अगर आज मैं परसेंटेज ऑफ होल्डिंग की बात करूँ तो 15% है सर, ये एसोसिएट नहीं है और हम सर पोटेंशियल इक्विटी शेयर इसमें कंसिडर नहीं करते। हालांकि 3 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन क्या बनेगी सर, 50,000 शेयर उसके पास हैं, 5,000 और इशू हो जाएंगे, हमारे पास सर 7,500 शेयर है, 15% प्लस 5,000, तो सर 3 ईयर के बाद सर अपने पास जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग होगी वो होगी सर अपने पास 22.73%। लेकिन सर आज अपने पास होल्डिंग 15% है, मतलब आज वो अपने लिए सर एसोसिएट नहीं है, क्योंकि एसोसिएट आइडेंटिफाई करने के लिए सर हम लोग पोटेंशियल इक्विटी शेयर कंसिडर नहीं करते, ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन 15। Hence, H Limited is not an associate of Sun Limited, ठीक है जी सर। Since potential equity share do not have voting right, they will not be taken into consideration while determining the significant influence, ठीक। जो बातें मैंने आपको बताई 20% वाली significant influence कब मानेंगे वो सारी बातें सर यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार आप इसको रीड कर लेना, ठीक जी सर।
और सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में 20% और मोर वोटिंग राइट होती है, लेकिन सर सामने वाली एंटिटी अपनी ना तो सब्सिडरी हो ना ही सर अपने ज्वाइंट वेंचर हो। ठीक जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना AS24 का है। सर AS24 जो है ना वो आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की बात करता है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की बात नहीं करता। मतलब सर जो ऑपरेशन बंद हो चुका उसकी बात नहीं करता, जो ऑपरेशन सर बंद होने जा रहा है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन सर उसकी बात करता है। ठीक जी सर। सर AS24 ये कहता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन सर एंटरप्राइज का एक ऐसा कंपोनेंट है जो सर एंटरप्राइज क्या कर रही है सर, सिंगल प्लान के तहत परस्यूएंट कर रही है। ठीक जी सर। सर जो एक सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस को या जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन को सर आपका सर रिप्रेजेंट करता है, और सर जिसे हम बाकी बिजनेस से ऑपरेशनली और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज के लिए सर डिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक जी सर। सर क्या होता है कभी कभी जैसे मान लो ग्रेजुअली सर हम लोग प्रोडक्ट से आउट हो जाते हैं, तो सर उसे हम कभी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोलते। ठीक जी सर। मतलब उसे हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोलते। मैं इस बात को दोबारा बोलता हूँ सर, कभी कभी हम क्या करते हैं सर फेसिंग आउट कर जाते हैं सर किसी प्रोडक्ट लाइन से, ठीक है, आपका ग्रेजुअली। तो सर अगर हम ग्रेजुअली फेसिंग आउट करते हैं तो सर वो आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। सर जो अपना डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है ना सर, उसमें आपका सर एक प्रॉपर फॉर्मल प्लान होता है, ठीक, टाइम बाउंड प्लान होता है। ठीक जी सर। आरजू लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर कार। सर जो आरजू लिमिटेड है वो आपका पैसेंजर कार की मैन्युफैक्चर है उसके बिजनेस में, एंड कॉमर्शियल व्हीकल। ओके सर, आरजू लिमिटेड क्या करती है सर, बिजनेस करती है पैसेंजर कार के मैन्युफैक्चर का और सर आपका कॉमर्शियल व्हीकल का। ठीक जी सर। द कंपनी इज वर्किंग ऑन ए स्ट्रेटेजिक प्लान टू शिफ्ट फ्रॉम द पैसेंजर कार सेगमेंट ओवर द कमिंग 5 ईयर। सर जो कंपनी है ना सर वो वर्किंग कर रही है स्ट्रेटेजिक प्लान पे टू शिफ्ट फ्रॉम पैसेंजर कार सेगमेंट ओवर द कमिंग 5 ईयर। मतलब वो कमिंग 5 ईयर के अंदर क्या करेगी सर, आपका शिफ्ट कर जाएगी सर पैसेंजर कार से आपका कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर। ठीक, तो सर ये आपका एक तरीके से ग्रेजुअली फेसिंग आउट है सर, ग्रेजुअली फेसिंग आउट या आपका इवोल्यूशनरी फेसिंग आउट सर आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं कहलाता। ठीक जी सर। आगे देखिए, however no specific plan have been drawn up for sale of neither the division nor the asset। वो ये कह रहा है सर हालांकि कोई स्पेसिफिक प्लान अभी तक ड्रॉ नहीं किया है और सेल ऑफ नाइदर द डिवीजन नॉर द असेट, मतलब असेट को कैसे बेचेंगे डिवीजन को कैसे बेचेंगे। ठीक जी सर। एज पार्ट ऑफ इट्स प्लान इट विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर कार बाय 20% एनुअली। सर इसके प्लान के तहत ये क्या करेगी सर, जो प्रोडक्शन है ना पैसेंजर कार का 20% सर उसे रिड्यूस कर देगी हर ईयर, एनुअली लिखा। ठीक, इट ऑल्सो प्लान टू कमेंस अनदर न्यू फैक्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल। सर ये प्लान कर रही है कि अनदर फैक्ट्री, नई फैक्ट्री लगाएगी सर कॉमर्शियल व्हीकल को बनाने के लिए। ठीक, प्लस ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय इन ए फेस्ड मैनर। You are required to comment if mere gradual phasing out itself can be considered as a discontinuing operation within the meaning of AS24। सर नहीं, आपका जो ग्रेजुअली फेसिंग आउट होता है सर हम उसे कभी भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं मानते, क्योंकि सर उसमें कोई फाइनल अप्रूवल वगैरह नहीं होती, एक सर फेस्ड मैनर नहीं होता, आपका टाइम बाउंड मैनर नहीं होता। ठीक जी सर। आइए मैं इसका सोल्यूशन रीड करा देता हूँ। mere gradual phasing out is not considered as discontinuing operation। ठीक जी सर। as defined under para 3 of AS24 discontinuing operation। ठीक जी सर। मतलब सर mere gradual phasing out को हम सर discontinuing operation नहीं मानते। in view of the above answer, अब यहाँ पे अगर आप देखें सर कुछ ये क्राइटेरिया दे रखे हैं सर जिसको हम जनरली डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं मानते। ठीक जी सर। In view of the above, the answer are no. The company strategic plan has no final approval from the board through a resolution, and there is no specific time-bound activity like shifting of asset, employee. Above all, the new segment commercial vehicle production line is a new factory has not started। ठीक जी सर। तो सर हम इसे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं मानेंगे। आगे देखिए क्या लिखता है। If the company pass a resolution to sell some of the asset in the passenger car division and also to transfer few other asset of the passenger car division to the new factory, does this trigger the application of AS24? No। क्यों? क्योंकि सर कोई भी टाइम बाउंड यहाँ पे नहीं है। No, the resolution is silent about the stoppage of the car segment in the defined time period। ये देखिए सर, though sale of some asset and some transfer proposal were passed through a resolution to the new factory, closure roadmap and new segment starting roadmap are missing, hence AS24 not be applicable। आगे देखिए, would your answer to the above be different if the company resolved to sell the asset of the passenger car division in a phased but time bound manner? सर बिल्कुल सर, उस केस में हम क्या करेंगे सर, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मान लेंगे। yes, phased and time bound program resolved in the board clearly indicate that the closure of the passenger car segment in a defined time frame and will constitute a clear roadmap।
हेंस द एक्शन विल अट्रैक्ट कंप्लायंस ऑफ AS24। ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका AS28 का क्वेश्चन है, ये आपका सर CGU का क्वेश्चन है, कैश जनरेटिंग यूनिट का। देखिए कैश जनरेटिंग यूनिट सर बिजनेस की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो लार्जली इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करती है। इसका मतलब क्या होता है सर? सर स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट, ठीक, जो सर कैपेसिटी रखते हैं लार्ज इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करने की। इट मीन्स ये है कि सर बिजनेस की एक यूनिट दूसरी यूनिट के ऊपर अगर डिपेंडेंट नहीं कैश फ्लो जनरेट करने में, तो वो इंडिपेंडेंट यूनिट सर आपका CGU कहलाएगी। ठीक जी सर, आइए रीड करते क्वेश्चन। ए पब्लिशर ओन्स 150 मैगजीन टाइटल ऑफ विच 70 वर परचेज्ड। सर एक पब्लिशर है, उसके पास टोटल सर आपकी 150 मैगजीन है, ठीक है, 70 सर उसने परचेज कर रखे, ठीक, एंड 80 वर सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ क्रिएटेड। देखिए अगर हम मैगजीन टाइटल परचेज करते हैं तो सर ये परचेज असेट बन जाती है, हम इसे एज एसेट रिकॉर्ड कर लेते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ सर आपका AS26। ठीक जी सर, लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड सर इंटेंजिबल असेट होती है उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक जी सर, द प्राइस पेड फॉर द परचेज मैगजीन टाइटल इज रिकॉग्नाइज एज एन इंटेंजिबल असेट। सर ये बात इसने लिख भी थी। द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग मैगजीन टाइटल एंड मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग टाइटल आर रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड। सर जो हमने मैगजीन टाइटल क्रिएट किए सेल्फ क्रिएटेड है, या सर जो एग्जिस्टिंग टाइटल है उसके ऊपर सर मेंटेन करने के हम जो भी कॉस्ट इनकर्ड करते हैं हम खर्चा रिकॉर्ड करते हैं। ये बात है सर AS26 की। ठीक जी सर, कैश इनफ्लो फ्रॉम डायरेक्ट सेल एंड एडवर्टाइजिंग आर आइडेंटिफिएबल फॉर ईच मैगजीन टाइटल। सर जो कैश इनफ्लो है ना डायरेक्ट सेल से और एडवर्टाइजिंग से सर वो आइडेंटिफिएबल है हर मैगजीन का। इसका मतलब सर वो ये इशारा कर रहा है कि हर मैगजीन के जो कैश फ्लो वो इंडिपेंडेंट जनरेट होते हैं, वो दूसरी मैगजीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक जी सर, टाइटल आर मैनेज बाई कस्टमर सेगमेंट। ठीक है, द लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग इनकम फॉर ए मैगजीन टाइटल डिपेंड ऑन द रेंज ऑफ द टाइटल इन द कस्टमर सेगमेंट टू विच द मैगजीन टाइटल रिलेट। ठीक है, मैनेजमेंट हैज ए पॉलिसी टू अबेंडन ओल्ड टाइटल बिफोर द एंड ऑफ देयर इकोनॉमिक लाइफ एंड रिप्लेस देम इमीडिएटली विद द न्यू टाइटल फॉर द सेम कस्टमर सेगमेंट। ठीक है, वेदर इट विल बी कैश जनरेटिंग यूनिट एज पर AS28। बिल्कुल सर, हर मैगजीन आप में सर आपके लिए क्या सर कैश जनरेटिंग यूनिट है, क्योंकि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्या करती है, कैश फ्लो जनरेट करती है। ठीक जी सर, therefore it is likely that individual magazine titles generate cash inflow that are largely independent one from another and that each magazine title is separate CGU। ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर देखिए AS29 की जब भी बात आती है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि AS29 में ना चाहे आप प्रोविजन की बात कर रहे हैं या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, सर पास्ट इवेंट मस्ट है। ठीक जी सर, अगर कोई पास्ट इवेंट नहीं है सर तो सर उस केस में सर AS29 नहीं होगा। और सर अगर पास्ट इवेंट है और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और सर हम अमाउंट का रिलायबली एस्टिमेट लगा पा रहे हैं तो सर फिर हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। ठीक जी सर, आइए क्वेश्चन 18 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर, एक्सीलेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूं। देखिए एक होता है प्रोविजन, एक होता है रिजर्व, दोनों में क्या फर्क होता है? सर देखिए मैंने सर आज 1 लाख रुपए कमाए, ठीक है सर, अब सर मैं फ्यूचर को लेके थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि फ्यूचर में अगर कोई मिस हैपनिंग होगी तो मेरे को एकदम सर इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी, मैं पैसे कहाँ से लेके आऊंगा? तो सर मैंने इस पैसे को सर इकट्ठा करके एक रिजर्व बना दिया। सर ये मेरा अपना पैसा होता है, ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए इसे मैं बना लेता हूँ, लेकिन सर ये जो मेरा पैसा है सर, सर ये मेरी ओब्लिगेशन नहीं है। मेरी ओब्लिगेशन सर कब आएगी? जब सर इवेंट हो जाएगा। कोई इवेंट तो हुआ ही नहीं। फ्यूचर में अगर किसी ने कोर्ट में केस कर दिया तो उस केस में पैसे देने पड़ेंगे, एकदम पैसे कहाँ से आएंगे? तो मैं इस पैसे को यूज कर लूंगा। तो सर ये मेरा पैसा होता है, इसे मैं रिजर्व बोलता हूँ। ठीक, प्रोविजन का मतलब होता है सर प्रेजेंट ओब्लिगेशन, सर जो मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ सर, प्रोविजन और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? सर प्रोविजन में ना आपका एस्टिमेट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, अनसर्टेनिटी होती है सर अमाउंट या टाइमिंग को लेकर। ठीक जी सर, तो सर जो प्रोविजन है सर ये एक तरीके से लायबिलिटी होती है, बस इसमें एस्टिमेट इन्वॉल्व होता है, और रिजर्व सर मेरे प्रॉफिट होते हैं। ठीक जी सर, सर प्रोविजन हम कब क्रिएट करते हैं? जब सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है ड्यू टू पास्ट इवेंट और सर अमाउंट का रिलायबल एस्टिमेट लग पाता है। ठीक, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 13। सर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आपका कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 में, ठीक, मतलब चैरिटेबल पर्पज के लिए सर कंपनी बनी है। हैव मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द ट्रेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड फेयर ऑब्लिक एग्जीबिशन। सर उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है? सर जो भी आपका ट्रेड फेयर है, एग्जीबिशन है, ऑर्गेनाइज करना, उनकी एक्टिविटी को प्रमोट करना। ठीक है, टू प्रमोट द ट्रेड मतलब ट्रेड को प्रमोट करना सर बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। व्हेन कंपनी वाज ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेड फेयर, जब सर कंपनी ट्रेड फेयर को ऑर्गेनाइज करती है, एंड एग्जीबिशन इट डिसाइड टू चार्ज 5% कॉन्टीजेंसी चार्ज। सर वो 5% कॉन्टीजेंसी चार्ज लेती है। ठीक है जी सर, तो सर एक तरीके से ये उसकी इनकम बन गई। फॉर द पार्टिसिपेंट ऑब्लिक आउटसाइड एजेंसी ऑन द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम देम
बाय द कंपनी, ठीक है। वाइल इन द केस ऑफ द फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय आउटसाइड एजेंसी 5% contingency charge are levied separately in the invoice, ठीक है। The contingency charge in respect of the fair organized by the company itself are inbuilt in the space rent charge from the participant। सो बात की एक बात क्या है कि सर हम लोग 5% contingency charge ले रहे हैं इनकम के ऊपर, तो सर ये अपनी इनकम बन जाएगी, ठीक। बोथ आर क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द कंपनी, ठीक है सर। ये इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सर जो आपका सेक्शन 8 की कंपनी है वो P&L अकाउंट ना बना के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती, ठीक जी सर। द इंटेंशन ऑफ द लिविंग दी चार्ज इज टू मीट, सर जो इंटेंशन है ना इन चार्ज को लेवी करने की, इज टू मीट एनी अनफोर्सिन लाइबिलिटी, सर फ्यूचर की किसी लाइबिलिटी को कवर करना है, ठीक। सर देखिए जो फ्यूचर की लाइबिलिटी होती है ना सर, वो आज की लाइबिलिटी नहीं होती, हम प्रोविजन क्रिएट नहीं करते, हम रिजर्व क्रिएट करते, ठीक जी सर। द इंस्टेंस ऑफ सच अनफोर्सिन लाइबिलिटी कुड बी ऑन अकाउंट ऑफ इंजरी ऑब्लिक लॉस ऑफ द लाइफ टू विजिटर एग्जिबिटर एटसेट्रा ड्यू टू फायर, टेररिस्ट अटैक, स्टैम्पीडी मतलब आपका भगदड़ मचना, नेचुरल आपका कैलेमिटीज एंड अदर पब्लिक एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ दीज इवेंट आर हाई बिकॉज ऑफ लार्ज क्राउड visiting the fair, ठीक जी सर। The decision to levy 5% contingency charge was based on the assessment only as actual liability on this account cannot be estimated, ठीक जी सर। वो ये कह रहा है कि सर जो हमने 5% contingency charge लिए ना वो एक असेसमेंट कर रखा है, क्योंकि हम एक्चुअल लाइबिलिटी का एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे, ठीक जी सर। The following accounting treatment and disclosure was made by the company in its financial statement. 5% contingency charge are treated as income and matching provision for the same is also being made in account। सर वो क्या करते हैं, 5% contingency charge सर इनकम मानते हैं, ठीक है, और प्रोविजन मैच करते हैं। सर प्रोविजन तो क्रिएट होगा ही नहीं, क्योंकि सर देखिए ना तो कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ना कोई पास्ट इवेंट है। सर जब घटना घट जाती है ना सर उसके बाद सर ऑब्लिगेशन आती है, तो सर कोई घटना घटी नहीं, तो सर ये तो रिजर्व हो गया ना अमाउंट, ठीक जी सर। A suitable disclosure to this effect is also made in the notes forming part of the account required, whether creation of provision for contingency under the fact and circumstances of the case is in conformity with AS 29। नो सर, क्योंकि ना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ना पास्ट इवेंट है और अमाउंट का एस्टिमेट भी नहीं लग पा रहा, ठीक। इफ द आंसर ऑफ वन इज नो, यहाँ तो सर इंडिकेशन ही दे दिया क्वेश्चन ने आपको, ठीक। देन व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोविजन विच इज ऑलरेडी क्रिएटेड इन द बैलेंस शीट, सर हम उसे रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि सर वो अपने प्रॉफिट है, सर वो अपनी ऑब्लिगेशन है, ठीक है जी सर। प्रोविजन सो क्रिएटेड बाय द कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज रिजर्व, सर ये बता रखा है कि आप उसे प्रोविजन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये प्रोविजन की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक जी सर। चलिए बाई बैक ऑफ सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखता है। पर्पज लिमिटेड रिजॉल्व टू बाई बैक 4 लाख ऑफ इट्स फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ₹22 पर शेयर। सर पी लिमिटेड ने क्या किया, बाई बैक किए सर 4 लाख इक्विटी शेयर, आपका 10 का एक है 22 के हिसाब से, ठीक जी सर। तो सर यहाँ पे अगर आप देखें तो 40 लाख के फेस वैल्यू के बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, या तो फ्रेश इशू करना पड़ेगा, CRR क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। दिस बाईबैक इज इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट एंड डज नॉट एक्सीड 25% ऑफ द कंपनी पेड अप कैपिटल इन द फाइनेंशियल ईयर। फॉर द पर्पज इट इशू 1,11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच एट पार, द एंटायर अमाउंट बीइंग पेबल विद द एप्लीकेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, या फिर सर हम ऐसे एंट्री पास कर सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक जी सर। आपका 10 लाख से आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, 30 लाख का ना CRR क्रिएट करना पड़ेगा, 30 लाख का CRR क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक जी सर। The company uses 16 lakh of its balance in the security premium account apart from its adequate balance in the general reserve to fulfill the legal requirement regarding buyback. Give journal entry to record the above transaction। देखिए सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, सेक्शन 68 का कंप्लाइंस पूरा करेंगे, हम पहले फ्रेश इशू करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल सर आपका 10 लाख से आ गया, फिर हम CRR क्रिएट करेंगे सर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR सर 30 लाख से आ गया, ठीक जी सर। फिर हम बाईबैक करेंगे सर, बाईबैक की एंट्री बनेगी सर आपका सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सर आपका आएगा 40 लाख से, प्रीमियम पेबल ऑन बाईबैक सर आपका 48 लाख से आ गया, क्योंकि 12 × 4 सर 48 लाख से। टू सर आपका आएगा इक्विटी शेयर होल्डर या आपका इक्विटी शेयर बाईबैक सर आपका 88 लाख से, फिर सर इक्विटी शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर बाईबैक टू बैंक अकाउंट सर 88 लाख से, ठीक जी सर। और सर जो आपका 48 लाख का सर अपना प्रीमियम पेबल ऑन बाईबैक है सर, उसे हम राइट ऑफ करेंगे सबसे पहले सर किसके साथ, सिक्योरिटी प्रीमियम 16 लाख और 32 लाख का सर जनरल रिजर्व आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक जी सर। चलिए ये हमने सर आपका एप्लीकेशन का पैसा मंगाया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, CRR क्रिएट कर दिया सर, ये आपका बाईबैक कर दिया, पेमेंट कर दी सर, ये आपका प्रीमियम पेबल ऑन बाईबैक राइट ऑफ कर दिया, ठीक जी सर। चलिए
ये सर कैलकुलेशन दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू पुणे ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 24 प्रीपेयर ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट का मतलब सर डेटर मेथड। ठीक जी सर, डेटर मेथड में हम बेसिकली क्या करते हैं सर, ब्रांच अकाउंट बनाते, जो ब्रांच को दिया और जो ब्रांच से वापस लिया सर, उसे हम क्या करते हैं ब्रांच अकाउंट में से डेबिट या क्रेडिट करते हैं। ठीक जी सर। अच्छा सर, जब भी हम डेटर मेथड अप्लाई करते हैं तो सर हम स्टॉक अकाउंट नहीं बनाएंगे अगर ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है। सर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और आपका क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ठीक जी सर। हम डेटर अकाउंट नहीं बनाएंगे अगर ओपनिंग क्लोजिंग और कलेक्शन फ्रॉम डेटर दे रखा है। ठीक जी सर। हम सर कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे अगर सर आपको ओपनिंग क्लोजिंग, आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर और कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस दे रखा। ठीक जी सर, चेक कर लेंगे। ठीक जी सर। आइए अब सर ब्रांच अकाउंट में बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और लेजर की सर अगर नीड होगी तो बनाएंगे, अभी प्राइम फेस में लेजर नहीं बना रहा। ठीक जी सर। टू ओपनिंग स्टॉक सर 10,000 से आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे सर ब्रांच अकाउंट। ठीक जी सर। देखिए जो भी हमने सर ब्रांच को दिया उसे डेबिट करेंगे, जो ब्रांच लिया उसे क्रेडिट करेंगे। तो सर जो ओपनिंग एसेट हम ब्रांच को ट्रांसफर करते हैं, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट सर, उसमें आपका एक तो आ जाएगा स्टॉक, ठीक है, और सर आपका डेटर आ गया 4,000 से डेटर सर, ओपनिंग डेटर है, क्लोजिंग डेटर दे रखा है। ठीक है जी सर। देखिए हम लोग ब्रांच को क्या करते हैं सर, सबसे पहले असेट ट्रांसफर करते हैं। ठीक, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। ठीक, लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं सर, सन्ड्री लाइबिलिटी टू ब्रांच। फिर ईयर एंड पे हम लोग क्या करते हैं सर, ब्रांच से ना सर असेट वापस मंगाते हैं, असेट टू ब्रांच, और लाइबिलिटी वापस मंगाते हैं सर ब्रांच टू लाइबिलिटी। ठीक जी सर। तो सर ब्रांच डेटर अपना क्लोजिंग आ जाएगा। डेटर अकाउंट बनेगा नहीं बनेगा सर, हमें देखना पड़ेगा कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर अगर और दे रखा हमें तो सर फिर आपका डेटर अकाउंट नहीं बनेगा। लेकिन मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ सर डेटर मेथड में, स्टॉक एंड डेटर मेथड में सर सारे लेजर बनते हैं। ठीक जी सर। 4900 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। चलिए सर पेटी कैश आपका ओपनिंग है 500 से, ठीक है, फर्नीचर सर ओपनिंग है 2000 से, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस सर ओपनिंग है 150 से। सर ये तीनों आपके डेबिट हो जाएंगे, 500, 2000 और आपका 150। और सर जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है सर, वो आपका ओपनिंग बैलेंस में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक जी सर। चलिए गुड सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर सर, आपका ब्रांच टू गुड सेंड टू ब्रांच सर 80,000 आ जाएगा। ठीक जी सर। चलिए कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर, अब सर हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम यहाँ पे कैश अकाउंट बनाए या ना बनाए। देखिए सर जनरली क्या होता है, जहाँ पे पैटी कैश होता है ना सर, वो ब्रांच छोटी होती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि हेड ऑफिस ब्रांच को कहता है कि ब्रांच जो भी पैसे चाहिए मैं भेजूंगा, खर्चे का मैं पेमेंट करूंगा। ठीक जी सर। और जो भी कलेक्शन आएगा डायरेक्ट मेरे को भेज देना। ब्रांच कहती है साहब चाय पानी के खर्चे को पैसे दे दो, तो हेड ऑफिस क्या करता है पैटी कैश दे देता है। तो उसके सर पैटी कैश मेंटेन होता है, बाकी सर सारा कलेक्शन सर आपका हेड ऑफिस के थ्रू होता है। तो यहाँ पे सर आपका कैश सेल सर आपका हेड ऑफिस की एंट्री करेगा सर, कैश रिसीव टू ब्रांच। ठीक है, क्रेडिट सेल की सर एंट्री ब्रांच डेटर में आएगी। डेटर अकाउंट अभी हम बना नहीं रहे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर सर, डेटर अकाउंट की नीड नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं सर, पैटी कैश है तो कैश अकाउंट की नीड भी नहीं, तो कोई लेजर यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक जी सर। तो 130 का सर ये कलेक्शन आ गया और 35,000 का सर ये कलेक्शन आ गया। ये हम लोग क्या करेंगे सर, हेड ऑफिस ब्रांच से मंगा लेगा। ठीक जी सर। कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। कैश पेड बाय द ब्रांच डेटर डायरेक्टली टू द हेड ऑफिस सर, डायरेक्टली हेड ऑफिस के पास पैसा आ गया डेटर से, तो सर ये आपका यहाँ पे कैश में आ जाएगा। ठीक जी सर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच में। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर सर, ये डेटर अकाउंट में आएगा। डेटर अकाउंट हम यहाँ पे नहीं बना रहे, क्यों, क्योंकि सर ओपनिंग क्लोजिंग और कलेक्शन फ्रॉम डेटर चाहिए था, वो तीनों इन्फॉर्मेशन है। ठीक, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस सर, यहाँ पे जो ब्रांच के खर्चे सर वो डेबिट नहीं होते, लेकिन हाँ अगर हेड ऑफिस कैश भेजता सर वो डेबिट हो जाएगा। सर यहाँ पे आपका ये चारों अमाउंट डेबिट हो जाएंगे। ठीक जी सर। 2000, 2400, 1600। ठीक जी सर। अब यहाँ पे देखिए सर, रेंट, सैलरी, पैटी कैश सर, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, पैटी कैश को मेंटेन करना पड़ेगा। पैटी कैश सर ओपनिंग अपना 500 से, और पैटी कैश के लिए सर अमाउंट भेजा 1000। ठीक जी सर। सर इंश्योरेंस कराया हेड ऑफिस ने सर 600, और सर ये आपका जो अमाउंट पे किया सर 31 मार्च 25 तक पे कर दिया। सर हम यहाँ पे जो बुक्स बना रहे हैं सर, अपना ईयर एंड कब है सर 31 दिसंबर को, तो 3 मंथ का सर प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाएगा। ईयर एंड सर हम क्या करेंगे, ब्रांच को बोलेंगे मेरी सारी असेट भेज दे, असेट अकाउंट डेबिट टू आपका ब्रांच अकाउंट, तो सर वहाँ पे आपका प्रीपेड इंश्योरेंस 150 से आ जाएगा। ठीक जी सर। चलिए सर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच आप क्रेडिट कर देंगे सर ब्रांच अकाउंट में 1000 से। गुड्स रिटर्न बाय डेटर सर, डेटर ने वापस कर दिया, डेटर अकाउंट में आएगा और स्टॉक अकाउंट में आएगा सर, हम दोनों मेंटेन नहीं कर रहे। स्टॉक सर क्लोजिंग आ जाएगा 5000 से, लो जी।
सर यहाँ पे आपने पैटी कैश एक्सपेंडिचर कर दिए 850 के, तो सर ये 650 का बैलेंस आ जाएगा पैटी कैश का। लो जी 650 का बैलेंस आ गया। सर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है 10% के हिसाब से, तो सर आपका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, बल्कि फर्नीचर को हम लोग क्या करेंगे सर, आपको रिड्यूस्ड अमाउंट पे दिखा देंगे, तो ऑटोमेटिक सर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हम ब्रांच के खर्चे नहीं दिखाते सर, ब्रांच को जो दिया और ब्रांच से जो लिया। ठीक जी सर। चलिए आगे अगर आप देखेंगे तो सर क्या हुआ, सर गुड्स कॉस्टिंग 1200 वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, तो सर अपना स्टॉक कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, और जो 1000 का सर इंश्योरेंस क्लेम मिला सर हम उसको हेड ऑफिस को भेज देंगे। ठीक जी सर। आइए ये टैली हो गया सर, सारी चीज़ें ठीक होगी यहाँ पे सर, जो डिफरेंस आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, इसी के साथ ये आरटीपी समाप्त होती है। बेटा खूब सारी मेहनत किया करो, क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, और आप लाइफ के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हो सर, जहाँ पे ना आप जैसी हैबिट डालोगे ना ऐसी हैबिट बनेगी। अगर आपको मेहनत करने की हैबिट पड़ेगी ना, तो सर वो लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगी। सर कुछ मोटिवेशन दो ना, मैं आपको बताऊं दोस्त, सेल्फ मोटिवेशन से बेटर कुछ भी नहीं है। और सेल्फ मोटिवेशन के लिए पता आप क्या किया करो, जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं ना, तो अपने आप से बात किया करो, मेरे को नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करनी है, इस अटेम्प्ट में पास होना है, आंसर आएगा इस अटेम्प्ट में पास होना है। सर आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। अपने आप से बात किया करो कि 5 साल के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, जो मेरे पेरेंट्स की मेरे से एक्सपेक्टेशन है मैं उसे कैसे पूरा करूंगा। सर अंदर से आवाज आएगी कि 5 साल के बाद अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी तो आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है अगर आपको वो पूरी करनी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके अगर अपने ड्रीम जो है अगर आपको उसे पूरा करना है तो सर आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए बेटा, मैं उम्मीद नहीं कर रहा बल्कि पूरा विश्वास है कि आप खूब सारी मेहनत करेंगे। आप सर एक सिंगल सेकंड वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जितने कामयाब आदमी होते हैं ना सर, सबके अंदर एक कॉमन बात ये होती है कि वो कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। और मेरे को पूरा विश्वास है कि अब आप आज के बाद कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।